CH-31 सनम की हंसी आरव की शामत सब लोग इंडिया के लिए उड़ान भर लेते हैं। आरव और सनम तो अपने सपनों की दुनिया में जा चुके थे, लेकिन रूही और विराज की पार्टी तो अभी शुरू हुई थी। खाने पीने वाली नहीं भाई, रोमांस वाली। और मिहिर बेचारा अपनी पेट पूजा में लगा हुआ था। मानी जंगल जा आदिमानत कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इंसानी दुनिया में आया और पिज्जा को देख के उस पे टूट पड़ा हो। कुछ देर में ही वो 4 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट बाप लग रहा था। वो एकदम बाबू भैया की तरह मस्त नींद लेने की सोचता है और वही फेल के सो जाता है। सनम जो कि आरव के नीचे दबी हुई थी, उसकी हालत खराब हो रही थी, मानो पिकाचू ने कट वाली लॉयर उस पे फेंक दी हो और वो दर्द से तड़प रही हो। सनम की पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी थी, जिसने खाना भी करंट, पीना भी करंट और जाना भी करंट। लेकिन आरव उसी उलट उसको चूहिया की तरह मौस के सो रहा था। पिंजरे से निकलने की कोशिश करते करते सनम को भी नींद आ जाती है। उसके सोते ही आरव अपनी नजरें उठा के उसे देखता है और उसके होठों पे एक सॉफ्ट किस करके उसको और भी कस के पकड़ लेता है। कहीं तो विराज का सिर फोड़ने को तैयार थी, क्योंकि विराज उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था और रूही को चीड मैच रही थी। वो उसके हाथ जो भी सामान लग रहा था उसको उठा के विराज में फेंक रही थी। विराज कौन सा राहुल द्रविड़ से कम था, वो भी उसकी फैली बाल की कैच कर रहा था और उसको आउट कर रहा था। रूही की सब चीज़ जब खत्म हो जाती है फेंकने को, तो वो गुस्से से जाके बेड पे सो जाती है। कुछ ही देर में विराज भी उसके पास लेट जाता है और उसको टाइट हग कर लेता है। रूही पहले तो उससे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो भी उसे हग कर लेती है और दोनों परियों की दुनिया में चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद उनका जेट दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करता है। आरव की नींद खुलती है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहन के सनम को भी कपड़े पहना देता है और उसे अपनी गोद में उठा के बाहर आ जाता है। बाहर उसके गाइस की कार पहले ही खड़ी थी। वो सनम को लेके कार में बैठ जाता है और उसके पीछे वाली कार में विराज और रूही भी। मिहिर तो आराम से ड्राइवर उनके को साइड करके खुद ड्राइवर बन के निकल लेता है। थोड़ी देर में सनम की नींद भी खुल जाती है। वो सबसे पहले अपने आसपास देखती है और अपने कपड़े चेक करती है। खुद को ठीक देख वो चैन की सांस लेती है। वो आरव को देखी है जो उसको पूरे जा रहा था। वो उसको घूर के देखती है और पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं। आरव उस पे झुकते हुए बोलता है, तुम्हारी ससुराल बीवी। सनम तो ससुराल के नाम से वहीं जम जाती है। लगता है उसी सास के नाम से सासू माँ वाला हॉट अटैक आ गया होगा, जो कि सभी बहुओं की आता है। कुछ देर में उनकी कारें खन्ना हाउस के अंदर एंटर करती है। सनम की तो सांसें ही अटकी हुई थी। आरव बाहर आता है और सनम की तरफ का डोर ओपन करता है, लेकिन सनम तो बाहर आने को रेडी ही नहीं थी। आरव उसको बाहर आने को बोलता है, लेकिन सनम अपना सिर ना में हिला देती है, जैसे वो अंदर गई और उसकी सासू माँ उसको देखते ही बोलेगी, दफा हो जा मेरी नज़रों के सामने से। नहीं मानती मैं इसे अपनी बहू। मेरी बहू तो कोई सभ्य सुशील संस्कारी लड़की बनेगी। ये किस कबाड़न को उठा के आते हो तुम आरव? तुम्हें क्या खन्ना खानदान की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है जो इसे उठा लाए? मैं इसे अपनी बहू मानने से इनकार करती हूँ। तारांकन आरव उसको गोद में उठा के बाहर लाता है और घर के अंदर जाने लगता है। सनम शर्म से अपना छोटा सा चेहरा उसके कोट के अंदर छुपने लगती है। घर के मेन डोर यही आरव की मॉम अपने हाथ में आरती की थाली लेके खड़ी थी और साथ ही उसके हेड भी, दोनों अपनी आंखों में दुनिया जहां का प्यार लेके अपनी बहू को देख रहे थे। आरव उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। मिसेस खतरा प्यार से सनम के सर पे हाथ फेरती है। सनम अपनी छोटी छोटी आंखों से उनको देखती है, पर तुरंत ही आरव को खुद को नीचे उतारने को बोलती है। आरव सनम को नीचे उतार देती है और सनम अपनी नजरें झुका के खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। मिसेस खतरा उन दोनों की आरती करती है और पूरी रस्मों के साथ अपनी बहू का वेलकम करती है। सनम की आंखें उनके प्यार को देख के नम हो चुकी थी, क्योंकि वो बचपन से ही अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही थी। सब लोग अंदर आ जाते हैं और हाल में बैठ जाते हैं। सनम अब भी काफ़ी डरी हुई थी। मिस्टर और मिसेस खतरा उसके पास जाके बैठ जाते हैं और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर के बोलते हैं, तारांकन बेटा, ये घर आपका ही है। हमारी हमेशा से ही एक बेटी की ख्वाहिश थी जो आपके आ जाने से पूरी हो चुकी है। उनकी बात सुन के सनम भी इमोशनल हो जाती है और उनके गले लग जाती है। मिसेस खन्ना उसको शांत करते हुए बोलती है, बेटा अब रोना बंद करो। अब हम दोनों एक ही टीम में हैं और इन दोनों बाप बेटों की तो हम रेल बना देंगे, वो भी बिना पहियों वाली। अगर ये नालायक तुझे परेशान करे तो मुझे बताइए, मैं उसकी अच्छी से खबर लूंगी। सनम उनके गले लग के थोड़ी रोनी शकल बना के बोलती है, माँ आपके लाडले ने मुझे ऑस्ट्रेलिया में बहुत परेशान किया है। आप अच्छे से डांट लगाओ, बहुत सताता है मुझे। मिसेस गाना आरव को पूर के देखती है और उसके पास जाके उसका कान मरोड़ के बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की? आरव डांट खा रहा था। सनम मजे से सांस लगा के पकोड़े खा रही थी और आरव को डांट पड़ते देख खुश हो रही थी। आरव उसको अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था, मानो बोल रहा हो, तुम तो मिलो मुझे बीवी, रात को फिर बताता हूँ कि परेशान करना किसे कहते हैं। आरव अपनी मॉम से कान छुड़ाते हुए बोलता है,
मॉम क्या कर रहे हो आप? बहू के मिलते ही बेटे को पराया कर दिया आपने, थोड़ा तो रहम करो मुझ पे। यार मैं आपका इकलौता सगा बेटा हूँ और मैं अभी तो वापस आया हूँ, आप मुझे खाना खिलाने की बजाय मार खिला रहे हो। आपने तो ये भी नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया है या नहीं, क्योंकि आपकी ये बहू तो मैगी के अलावा और कुछ नहीं जानती बनाना। आरव का इमोशनल ब्लैकमेल काम कर जाता है और मिसेस खन्ना सबके किए खाना लगाने चली जाती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। आरव सनम के कान में होले से बोलता है, बहुत शौक है ना मॉम से कंप्लेन करने का, तुम्हें थी मैं रात को बताता हूँ कि परेशान करना किसे कहते हैं। तुम्हारी सारी हंसी नहीं निकाल तो मैं भी तुम्हारे बच्चों का बाप नहीं। सनम आरव की बात सुन के पूरी लाल हो जाती है, उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी। सब लोग डाइनिंग टेबल वो आ जाते हैं। सनम मिसेस खतरा को बैठा देती है और खुद सबको सर्व करती है। सब लोग खाना खाते हैं और आरव और विराज ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मिहिर भी उनके साथ चला जाता है, ये बोल के कि शायद उसको आरव के ऑफिस में उसे किए मिसेस मिहिर मिल जाए। रूही और सनम घर पे ही रहते हैं। वो दोनों पूरा दिन आरव के मीम डैड के साथ ही बिताते हैं। मिसेस खतरा सनम को आरव के बचपन के बारे में बताती है। रात को सनम सबके लिए खुद डिनर रेडी करती है, क्योंकि कहीं को बनाना नहीं आता था और अपनी सास से अगर वो काम करवाती तो उसको पाप लगता पाप, और सब लोग उसको कोसते कि वो कैसी बहू है। सनम ने खाना बना लिया था, तब तक तीनों लड़के भी घर आ चुके थे। सब लोग फ्रेश होके डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। सनम सबको सर्व करती है और फिर खुद भी खाती है। सबको उसके हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगता है। मिस्टर और मिसेस खन्ना उसे नेक देते हैं और सनम उनसे आशीर्वाद लेती है। डिनर के बाद सब लोग थोड़ी देर गार्डन में टहलते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। सनम जब रूम में जाती है तो डोर पे ही खड़ी रह जाती है। उसकी पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि पूरे रूम को फर्स्ट नाइट की तरह डेकोरेट किया गया था और ये कारनामा रूही और आरव की मॉम ने किया था। आरव उसके पीछे खड़ा उसके चेहरे पे आते जाते भावों को देख रहा था। वो उसे गोद में उठा लेता है और अंदर बढ़ जाता है। क्या रुक लेगी इनकी जिंदगी? जब सबको सनम का सच पता चलेगा तब क्या बीतेगी आरव और उसकी फैमिली हो? क्या सनम छुपा पाएगी अपना सच या पिघल जाएगी? सबका इतना प्यार पाके कल के कमेंट्स के लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय। CH32 बाइट मार्क्स। सब लोग साथ में मिल के डिनर करते हैं और थोड़ी देर गार्डन में बैठ के इधर उधर की बातें करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जार्व और सनम जब अपने रूम में जाते हैं तो बेचारी सनम को TIH रूम देख के ही पसीने आने लगते हैं, क्योंकि पूरा रूम डेकोरेट किया हुआ था जैसे आज उन दोनों की वेडिंग नाइट हो। सनम तो डोर पे ही जम जाती है। आरव जो उसके पीछे ही आ रहा था वो रूम देखता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो सनम को उठा के रूम में ले जाता है और बेड पे बैठा देता है, फिर खुद आके डोर लॉक करता है। आरव धीरे धीरे सनम के पास आने लगता है। सनम उसके पास आने से बहुत घबराहट फील कर रही थी, जैसे वो पहली बार एक दूसरे के पास आ रहे हो। सनम बेड से उठ जाती है और बाथरूम में जाते हुए बोलती है, मैं चेंज कर लेती हूँ। सनम जाने लगती है कि आरव उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है। सनम के हाथ आरव के कन्यों पे आ जाते हैं। आरव उसकी कमर में हाथ डाल के उसे खुद से चिपका लेता है और उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोलता है, बीवी बहाना अच्छा है पर काम नहीं आएगा। सनम की नजरें झुक जाती है। आरव उसके चेहरे पे आए बालों को हटा देता है और उसके माथे पे किस करता है, फिर बारी बारी से उसकी दोनों आंखों को और गालों को चूम लेता है। आरव सनम के बालों में हाथ डाल लेता है और उसके चेहरे पे झुकने लगता है। सनम अपनी छोटी छोटी आंखें खोल के देखती है और एकदम से उसे धक्का देके जाने लगती है। आरव उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है और होले होले उसको फोल्ड करते हुए उसके पास जाने लगता है। आरव का हर बढ़ता कदम सनम की हॉट बीट बढ़ा रहा था। आरव उसके पास आके खड़ा हो जाता है और उसकी साड़ी की पिन निकाल देता है। सनम का पल्लू गिर जाता है। आय अपने हाथों को उसके पेट पे चलाने लगता है। वो एक हाथ से सनम के बालों को साइड कर देता है और अपने लबों को उसके कंधों पे रख देता है। वो अपने दांतों में दबा के उसके ब्लाउज की डोरी खोल देता है और उसकी पीठ पे अपने हाथ चलाने लगता है। वो उसके ईयरलोब को अपने होठों में दबा के सक करने लगता है और अपना एक हाथ आगे बढ़ा के उसकी साड़ी की प्लेट्स निकल के उसकी साड़ी को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। आरव के हर मूव से सनम पे भी मदहोशी छाने लगती थी। आरव उसे अपनी गोद में उठा के बेड पे ले जाता है और रूम की लाइट्स ऑफ करके एक डीम लाइट ऑन कर देता है। वो सनम पे झुकता है और उसे किस करने लगता है। सनम के हाथ आरव के बालों में चलने लगते हैं। आरव बहुत पैशन के साथ उसे किस कर रहा था। सनम भी उसका पूरा साथ दे रही थी। एक लंबी पैशनेट किस के बाद जब दोनों की सांसें उखड़ने लगती है तो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों ही लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। सनम का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुका था। आरव बहुत इंटेंसिटी के साथ उसे देखने लगता है। सनम उसके ऐसे देखने से शर्मा जाती है और पलट के अपना चेहरा पिलो में छुपने लगती है।
आरव उसके बालों को हटा देता है और अपने दांतों से ही उसके ब्लाउज के हुक खोल देता है। वो अपने एक हाथ से उसके पेट को सहलाता है तो दूसरे हाथ को उसके गले में डाल के उसकी पीठ को अपने लबों से सहलाने लगता है। आरव धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगा था और वो वाइंड होता जा रहा था। थोड़ी देर में उसकी सॉफ्ट किस बाइट में बदल जाती है। कुछ ही देर में आरव ने सनम की पूरी पीठ पे बाइट मार्क्स दे दिए थे। वो सनम को पलटता है और उसका ब्लाउज निकल के दूर फेंक देता है। आरव उसके गले पे किस और बाइट करने लगता है। कुछ ही देर में उसने उसकी बेस्ट पे अपना हक जमाना शुरू कर दिया। उसकी एक ब्रेस्ट को मुंह में भर के सक करने लगता है और दूसरे को हाथ से सहलाने लगता है। कभी उसे सहलाता टीआईएच, कभी बाइट कर लेता टीआईएच, कभी जोर से दबा देता। उसकी हर हरकत पे सनम की आह निकल जाती। कुछ ही देर में उसने उसकी पूरी ऊपर बॉडी पे अपने प्यार की मोहर लगा दी थी। आरव अब उसके प्राइवेट पार्ट को सक कर रहा था। कभी उस पे किस करता तो कभी अपनी जीभ से सक करता। दोनों ही बॉडी बहुत गर्म हो चुकी थी। वो एक बार फिर उसके ऊपर आता है और सनम के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है और उसमें एंटर कर जाता है। हर बार की तरह फिर से सनम को आंखों के कोनों से आंसू बह जाते हैं। आरव धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है। रात को ना जाने कितनी ही देर तक वो दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास करवाते रहते हैं। सुबह के 4 बजे दोनों एक दूसरे की बाहों में थक के सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सनम की नींद खिड़की से आती धूप से खुलती है। वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है और अपनी नजरें घुमा के देखती है तो उसे आरव का हैंडसम फेस दिखाई देता है। सनम उसको एक नज़र देखती है और उसे रात की सारी कहानी याद आती है और फिर से गुलाबी हो जाती है। यो आरव के माथे पे आए बालों को हटा देती है और एक सॉफ्ट किस उसके माथे पे कर देती है और फिर उठ के बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर में वो रेडी होके बाहर आती है। आज उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो एकदम कहर ढा रही थी। ऊपर से उसका गोरा रंग उसे और भी निखार रहा था। थोड़ी देर में वो बिल्कुल रेही होके हाल में जाती है तो सब लोग बैठ के चाय पी रहे थे क्योंकि वो काफ़ी लेट उठी थी। आज संडे था तो किसी को भी कहीं नहीं जाना था। वो आरव की मोम को जाके सॉरी बोलती है लेकिन मिसेस खन्ना उसे डांटते हुए बोलती है, बेटा जी आपका जब मन करे आप तब उठा करो। आपकी सास कोई हिटलर नहीं है जो आप लेट उठी और सास ने अपने बेटे को चुगली कर दी। सब लोग उनकी बात सुन के हंसने लगते हैं लेकिन सनम झेप जाती है। फिर मिसेस खच्चा उसके घोड़ा पास जाके बोलती है, वैसे बेटा जी कल रात के बाद अगर आज आप जल्दी उठ जाते तो मुझे शक जरूरी होता, लेकिन देर से उठना और आपके ये बाइट मावल सब बयान कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत जल्द मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मैं सास से दादी बन जाऊंगी। अपनी सास की बात सुन के सनम का चेहरा लाल हो जाता है लेकिन उनकी दादी बनने वाली बात सुन के वो किसी सोच में गुम हो जाती है। वो अपना फ़ोन उठा के किसी को एमएसजी करती है और उसके बाद किचन में जाके सबके लिए नाश्ता रेडी करने लगती है। थोड़ी देर में आरव भी रेडी होके आ जाता है। सनम सबको नाश्ता सर्व करती है और खुद भी खा लेती है। नाश्ते के बाद सब लोग घूमने का प्लान करते हैं लेकिन सब लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे थे। रात में जब सनम से पूछा जाता है कि वो कहाँ जाना चाहती है तो वो शिमला जाने का बोलती है। सबको उसकी बात ठीक लगती है क्योंकि इस टाइम सर्दी का मौसम था इसलिए सब लोग रेडी हो जाते हैं। लेकिन सनम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था जो किसी ने नोटिस नहीं किया सिवाय मिहिर के। सब लोग अपने अपने रूम में जाके पैकिंग करने लगते हैं। आरव और विराज ऑफिस जा पेंडिंग काम करने लगते हैं क्योंकि उन्हें शाम को ही निकलना था। सबके जाने के बाद मिहिर सनम के रूम में चला जाता है और उसके पीछे ही रूही भी। मिहिर सनम से पूछता है, चीफ ये अचानक शिमला जाने का प्लान कहाँ से आ गया? आयमॉन हमें तो यहाँ मिसेस खन्ना और उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता लगाने को भेजा गया था, फिर आपने ये शिमला का नाम क्यों लिया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। और सिर्फ शिमला क्यों? मतलब अगर आप सच में ही जाना चाहते हो तो हम कहीं और भी तो जा सकते थे। मुझे भी यही पूछना था, पीछे से आती रूही जवाब देती है। उन दोनों के सवाल सुन के सनम किसी सोच में डूब जाती है और बोलती है, हम वहाँ पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपने काम के लिए जा रहे हैं। और वो काम क्या है वो आप दोनों को वहाँ जाके पता चल जाएगा। अब जाके पैकिंग करो, शाम को निकलना भी है कहीं। और मिहिर चले जाते हैं और सनम अपनी और आरव की पैकिंग कर लेती है। शाम को सब लोग आरव के प्राइवेट जेट से शिमला के लिए निकल जाते हैं। 1CH33 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट 1 सब लोग शिमला के सफ़र पे निकल जाते हैं। एक नई भर लेते हैं। कुछ घंटों में उनका जेट शिमला लैंड कर जाता है। नवंबर के महीने में शिमला में ठंडी भी अच्छी हो रही थी। सब लोग जादू बन के बाहर आते हैं और अपनी अपनी कार में सवार होकर अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। शिमला में इस वक्त रात थी तो कुछ किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए रूही और मिहिर थोड़े मायूस थे। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद उनकी कार एक छोटे से घर के बाहर रुकती है। सब लोग कार से बाहर आके उस घर को देखने लगते हैं। घर छोटा था लेकिन रात में रोशनी में डूबा हुआ पेड़ लग रहा था क्योंकि उस घर में ग्रीनरी ही छाई हुई थी। घर में इतनी हरियाली दिख रही थी जितनी हमारे घर में दिवाली पे होती है, लेकिन रात की वजह से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सब लोग अंदर चले जाते हैं।
घर बाहर से जितना प्यार था उतना ही अंदर से भी प्यारा लग रहा था। ये घर आरव की मॉम का था, यानी आरव की नानी का घर। मिसेस खन्ना का इस घर में बचपन बीता था, वो इसी घर में बड़ी हुई थी। इस घर को संभालने के लिए उन्होंने एक केयरटेकर रखा हुआ था, जिसने घर की बहुत अच्छे से संभाला हुआ था, जो कि इस वक्त अपने घर चले गए थे क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। केयरटेकर घर को चाबी को वही रख गए थे, इसलिए सब अंदर आ पाए। सब लोग अंदर जाते हैं। मिसेस खतरा तो अपने घर में इतने सालों के बाद आके थोड़ी इमोशनल हो गई थी। वो खुश होके सबको अपने घर की छोटी छोटी बातों के बारे में बता रही थी और बाकी सब उनकी खुशी में शामिल हो रहे थे। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद सब लोग डिनर करते हैं, जो कि उन्होंने बाहर से ही ऑर्डर किया था, और अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। रात को सर्दी अच्छी हो रही थी तो सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ चिपक के सो रहे थे। विराज जबरदस्ती रूही के रूम में घुस जाता है। रूही ने तो एक बार उसे लात मार के बाहर भी निकल दिया था। उसकी हरकत देख के मेरे दिल में एक ख्याल आया, अबे तू निकल बे, भेजा फ्राई नहीं करने का अधुन का। लेकिन विराज भी ठहरा, जू इतनी आसानी से उसको जू थोड़ी रेंगेगी। सांप की तरह लिपट गया चंदन से। बच गया बेचारा मिहिर, जो एक तो सिंगल, ऊपर से हम दिल्ली वाले इतनी ठंड में इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते। लेकिन जाना होता है हमें शिमला ही। 2 कंबल ओढ़ के सो रहे थे जनाब। सब लोग शांत से अपनी नींद लेने में लगे थे कि मिहिर के रूम का डोर ओपन होता है और एक काली सी परछाई उसकी ओर चल के आती है। वो परछाई आके पास में रखा पानी का जग उठा के मिहिर के मुंह पे डाल देती है। मिहिर हड़बड़ाते हुए उठता है। उसके अल्फाज कुछ ऐसे थे, बाढ़ आ गई, बयाओ कोई तो बचाओ मेरी नन्ही सी जान को। तभी एक झनाटेदार थप्पड़ उड़ता हुआ मिहिर के गाल पे पड़ता है और मिहिर जल्दी से बेड से उठती हुए बोलता है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा चीफ, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ देर के बाद मिहिर, रूही और सनम एक छोटे से कॉटेज में होते हैं। वहाँ पहले से ही कोई लड़की मौजूद थी। वो तीनों अंदर जाते हैं और सनम उस लड़की से बोलती है, जानवी। वो लड़की पानी जानवी मुड़ती है। जानवी को देख के मिहिर के दिल के सितार बजने लगते हैं। उसके दिल में एक ही सॉन्ग प्ले हो रहा था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे, भरी महफिल में सजा सबाब जैसे, मिहिर के दिल का साज जैसे, उसके बच्चों की माँ जैसे। मिहिर एक तक जानवी को देख के जा रहा था, लेकिन मिहिर को देख के जानवी के एक्सप्रेशन कुछ खास नहीं थी, क्योंकि सनम के पानी डालने से उसको ठंड लग गई थी, इसलिए वो मन की बना हुआ था। जानवी उसको देख के ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे बोल रही हो हट बे। मिहिर को ऐसे देख सनम ना में सिर हिला देती है और जानवी के साथ आगे बढ़ जाती है। वही रूही मिहिर को जोर से चुट्टी काट लेती है। मिहिर मेढक की तरह उछलते हुए बोलता है, क्या है छिपकली, नागिन बन के इस क्यों रही है, मैंने कौन सा तेरा कोहिनूर चुरा लिया। रूही उसकी बात सुन के दांत पिसते हुए बोलती है, सुनो मजनू की औलाद, तुम्हारी लैला जा चुकी है, इसलिए ये बेसुरा राग गाना बंद करो। अगर चीफ को गुस्सा आया ना तो तुझे शिमला की पहाड़ियों से गिरा के बार देंगी और इन्हीं बर्फीली पहाड़ियों की बर्फ से तुम्हारा अंतिम संस्कार भी कर देंगी। रूही मिहिर को घूरते हुए आगे बढ़ जाती है। मिहिर भी मुस्कुराते हुए आगे चला जाता है। अंदर एक रूपम में जानवी अपने लैपटॉप में कुछ दिखा रही थी। सब लोग ध्यान से स्क्रीन को देखने लगते हैं। कुछ देर सब देखने के बाद जानवी बोलना शुरू करती है, चीफ ये है रिपोर्ट्स उन बच्चों की जो पिछले 1 साल से इस शहर से गायब हो रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों से बच्चों के गायब होने की जो अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। कोई नहीं जानता इन बच्चों को कौन ले जाता है, कहाँ ले जाता है, वो कौन है, क्या है, कैसा दिखता है, हम कुछ भी नहीं जानते। जब कोई क्लू तुम नहीं ढूंढ पाई तो हम कौन सा इनकी भैंस चुरा लेंगे। मिहिर बेखबी से बोलता है। मिहिर की सिंग वाली बात सुन के सब लोग उसको घूरने लगते हैं। मिहिर सॉरी बोलता है और आगे कंटिन्यू करने को बोलता है। जानवी आगे बोलना शुरू करती है, सब लोगों को खुद के जैसा समझना सही नहीं होता। जानवी मिहिर को टाउन मार देती है, जो मिहिर के अलावा सबको समझ आता है। जानवी आगे बात को बढ़त हुए बोलती है, अभी तक कोई क्यों नहीं था लेकिन अब मिल चुका है। एक बच्चा जिसको किडनैप किया गया था, वो किसी तरह से उन किडनैपर्स से बच के निकल गया। जब उस बच्चे से सब पूछा गया तो वो अपना नाम तक भूल चुका था, उसको कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर्स ने जन उसकी जांच की तो कुछ ऐसा पता चला जो सबके होश उड़ा देगा। ऐसा क्या बॉम्ब फोड़ दिया डॉक्टर्स ने, कहीं क्यूरियोसिटी से पूछती है। जानवी आगे बोलने से पहले कुछ फोटो उन्हें दिखाती है। ये उस बच्चे की फोटोज थी जो देख के किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। जानवी आगे बोलती है, इस बच्चे को इतने स्ट्रॉन्ग ड्रग्स दिए गए थे कि अगर कोई इसको ट्रक से भी कुचलवा दे तो भी उसे दर्द ना हो। मैन पॉइंट ये नहीं है, आती बात तो ये है कि इस बच्चे के डीएनए से छेड़छाड़ की जा रही है, और यो भी कुछ इस तरह से कि वो एक चलता फिरता हथियार बन जाए। उसमें एक इंसान से कहीं ज़्यादा पावर आ जाएगी। उसे इंसान के साथ साथ जानवर की भी पावर देने की तैयारी की जा रही थी। कुछ ऐसा कि शायद वो बच्चा एक जानवर बन जाए, सिर्फ पावर्स के मामले में ही नहीं बल्कि फिजिकली भी वो जानवर बन जाए। वो भी जैसा जानवर, जो भी जानवर वो चाहे, उनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही बदलने की तैयार की जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो इंसान की शक्ल में भेड़िया सच में हो जाएगा। इन सब के पीछे जो कोई भी है वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है।
सोचिए थे तो सिर्फ कुछ बच्चे हैं, अगर पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही गया तो क्या तबाही आ जाएगी। इस शहर में अब 15 साल के बच्चों का तो नाम ही मिटने लगा है। लोग अपने बच्चों को घर से स्कूल भेजने में भी डर रहे हैं। बच्चे स्कूल क्या घर के गार्डन में भी नहीं दिख रहे। और अब तो हद हो गई है क्योंकि यहाँ के मिनिस्टर का भांजा भी गायब हो चुका है। इसलिए ये केस अब इतना मामला तूल पकड़ रहा है। इसलिए अब हम लोगों को ये बुलाया गया है, ये सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जानवी अपनी बात सातम करती है। सब लोग उसकी बात सुन रहे जाते हैं, क्योंकि इंसान को जानवर बनाना मतलब कुदरत से खिलवाड़ करना। और ऐसा कौन है जो मासूम बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। जानवी की बात खत्म होने पे मिहिर अपने सिर पे हाथ मारते हुए बोलता है, हेमा माला जी, ये तो वैम्पायर से भी खतरनाक निकला। इस चिटपुंजिये को तो जल्दी ही पकड़ना पड़ेगा, वरना तो सारे बच्चे ही खत्म हो गए तो प्रलय आ जाएगी। जानवी से कुछ देर बात करने के बाद वो तीनों वापस से अपने घर आ जाते हैं और अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं, क्योंकि कल से उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन भी तो शुरू करनी है और इसके लिए इनका फिजिकली और मेंटली फिट रहना जरूरी है। इंसान को जिसने भी बनाया है हमें उसकी कदर करनी चाहिए, लेकिन कुछ इंसान खुद को बनाने वाले के ही खिलाफ हो जाते हैं। कहते हैं ये कायनात तब तक ही अच्छे से चलेगी जब तक इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। जब ये बड़ा इस कुदरत के नियम के खिलाफ हो जाता है तो तबाही आना तो तब है। इसलिए नेकी की राह पे चले। आज के लिए इतना ही। बाकी इस नॉवेल के एपिसोड जब से हेली आएंगे। मैं बहुत बिजी थी कुछ दिन से और इसके रीड भी कम थी, इसलिए मन नहीं किया, पर अब से डेली आएंगे, एक के रात को और एक के दिन में। CH34 बच्चे की डरावनी कंडीशन। नेक्स्ट मॉर्निंग रूही की नींद खुलती है तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा फील होता है। वो अपनी अधखुली आंखों से देखती है तो विराज उसे गद्दा बना के उसके ऊपर सोया हुआ था। रूही उसे धक्का देती है और फिर एक जोरदार लात उसके बम पे मार देती है। विराज, जो गिरने की वजह से उठ चुका था, वो गुस्से से रूही को घूरने लगता है। वो साथ पिसते हुए बोलता है, ये कौन सा तरीका होता है कि किसी को सुबह सुबह उठाने का। रूही अपने हाथ झाड़ते हुए उठती है और उसके सामने हत्थ बांधते हुए बोलती है, तुम्हें मैंने रात को ही समझा दिया था और अब फिर से समझा रही हूँ। बिना बात के मुझसे चिपकने की जरूरत नहीं है। मैं कोई चुंबक नहीं हूँ जो लोहे की तरह बार बार अपनी में सड़ी हुई शकल लेके आ जाते हो। आइंदा से मेरे पास आने की कोशिश की ना तो सीधा सूट कर दूंगी। कहीं इतना बोल के बाथरूम में जाने लगती है कि विराज, जो इतनी देर से उसकी बातें सुन रहा था, 30 कड़ी का हाथ पकड़ के अपने ऊपर खींच लाता है। रूही उसके ऊपर गिर जाती है। विराज उसकी कमर पे हाथ रसा के उसे खुद से छूटने नहीं देता। रूही बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। विराज उसे झटके से पलट देता है और उसके ऊपर आके उसे तीकिस करने लगता है। रूही पूरी फोर्स से उसे धक्का देती है, लेकिन विराज ने काफी टाइटल उसे जकड़ा हुआ था। कुछ देर कोशिश के बाद रूही रुक जाती है और विराज को उसकी मनमानी करने देती है। कुछ देर में जब दोनों की ही सांसों उखड़ने लगती है तो विराज उसे छोड़ देता है, लेकिन उससे दूर नहीं होता। विराज उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी उतना ही मैं पास आऊंगा। पहले तुमने जिद की थी मेरे पास आने की, और अब तुम मेरी जिद देखोगी। विराज रूही के ऊपर से उठ जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। रूही उसकी बातें सुन के यहीं जम चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू की एक लेकर खींच जाती है। वो आंसू साफ करते हुए उठ जाती है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो बाथरूम में चली जाती है। वही आरव और सनम के रूम में। सनम बाथरूम में परेशान सी खड़ी थी क्योंकि ये घर उनके दिल्ली वाले घर जैसा नहीं था और वो अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। वो थोड़ा सा दूर ओपन करके बाहर झांकती है तो आरव अभी भी उसे सोता हुआ ही दिखाई देता है। वो धीरे धीरे बाहर आती है और जल्दी से अलमारी से अपने कपड़े निकलने लगती है। वो कपड़े लेके जल्दी से बाथरूम में जाना चाहती है, लेकिन आरव ने उसके मंसूबों पे गंगा जल क्रीडक के भस्म कर दिया। वो उसके पीछे खड़ा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। सनम उसके पास होने से सिहर रही थी। बिना कुछ करे ही उसे गुस्बंद आ रहे थे। वो नजरें झुका के वहां से जाने लगती है कि आरव उसके अगल बगल हाथ रख के उसे रोक लेता है। आरव उसके गीले बालों की कान के पीछे करते हुए उसके बहरे पे अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी बैंस करने में। उसकी बात सुन के सनम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वी जल्दी से ना में सिर हिला देती है, लेकिन आरव तो आरव है, उसको तो उसे परेशान करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए ही। वो उसकी नोज से अपनी नोज रब करते हुए बोलता है, तारांकन तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं सिर्फ मदद ही तो करना चाहता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ पहले देखा ना हो। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुन के सनम का मन कर रहा था उसे उठा के चिटियों के बिल में फेंक दे, फिर पता चलेगा उसको कि मैं डर क्यों रही हूँ। सनम को कुछ ना बोलता देख आरव को शरारत सूझ रही है। यो सनम के बाथरोब की नोट खोलने लगता है, जिसका एहसास होते ही सनम उसे जौ से धक्का देती है और बाथरूम में धूस जाती है। वो जल्दी से डोर लॉक करती है और एक चैन की सांस लेती है। आरव बाहर से उसे परेशान करते हुए बोलता है, बीची अभी तो बच गई तुम, लेकिन जरूरी नहीं हर बार बच ही जाओ। रात को नहीं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सो बी रेडी। आरव इतना बोल के वहां से बाहर आ जाता है।
सनम भी जल्दी से रेडी हो जाती है और रूम से बाहर चली जाती है। कुछ ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पे होते हैं। सनम और उसकी सासू मॉम ने मिले सबके लिए नाश्ता रेडी कर लिया था। सब लोग नाश्ते पे टूट पड़ते हैं क्योंकि खाना दिखने में ही टेस्ट लग रहा था तो टेस्ट में कितना अच्छा होगा। थोड़ी देर में सबका नाश्ता हो जाता है और सब लोग कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सनम, रूही और मिहिर मना कर देते हैं क्योंकि उन तीनों को उस बच्चे को देखने जाना था। घर में बाकी सब लोग उनके बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। सब उनके वापस आने के बाद घूमने जाने का प्लान करते हैं। वो तीनों घर से कुछ ही देर के बाद निकल जाते हैं। जानवी उन्हें सीधे लैब में ही मिलने वाली थी जहां उस बच्चे को रखा गया था। तीनों अपनी कार से मंजिल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर की ड्राइव के बाद वो लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तीनों घर से बाहर आते हैं और अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। वो जगह बाहर से दिखने में एक पुराना सा ढाबा थी। तीनों अंदर जाते हैं। अंदर ही उन्हें जानवी दिख जाती है और उसकी ओर बढ़ जाते हैं। जानवी को देख के मिहिर का दिल शोर करता है, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जो नज़र से मिलाई मजा आ गया। मिहिर को अपने पास शादी के मंत्र सुनाई दे रहे थे। रूही उसके पैर पे कस के मार देती है। मिहिर होश में आता है। वो बत्ती सी दिखाते हुए अपने दर्द को छुपाते हुए अंदर बढ़ जाता है। वो लोग एक सीक्रेट डोर से अंदर आते हैं। अंदर उस ढाबे के नीचे एक सीक्रेट लैब बनी हुई थी जहां सबसे बेस्ट साइंटिस्ट उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे थे। चारों अंदर जाते हैं तो यहाँ के हेड आके उनको बीट करते हैं। चारों बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो हेड उन्हें एक रूम में ले जाते हैं। चारों बाहर से देखते हैं तो उस मनास रूम में एक 14 साल का बच्चा मशीनों से घिरा हुआ था। 2032 एम। लेकिन वो बच्चा नहीं था। उसकी मासूमियत का फायदा उठाया गया था। उस बच्चे के दोनों हाथों को जगह पंचा निकल आए थे और उसके पैर भी बदल चुके थे। उसका एक पैर घोड़े का तो दूसरा पैर गैंडे का था। उसकी पीठ पे मगरमच्छ के जैसे उभार आ गए थे। उस बच्चे की हालत देख के किसी को भी आंखें बह उसे साइंटिस्ट उस बच्चे के हर एक मूवमेंट पे नजर रख रहे थे। उसके डीएनए का टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अभी तक किसी को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। सब लोग परेशान थे। और ऐसे ही वे एक्सपेरिमेंट जिसने भी उस बच्चे पे किया है उसने ना जाने कितने बच्चों को अपने इस एक्सपेरिमेंट का शिकार बना दिया। ना जाने कितने ही बच्चे उस इंसान की गलत इंटेंशन के भेंट चढ़ गए। अगर एक शहर में ही ये हाल है रो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। यो जो शून्य कोई भी है, इसके पीछे उसके इरादे कितने खतरनाक है, उसको पकड़ना कितना जरूरी है, ये उस बच्चे की हालत से ही समझ आ रहा था। वो चारों उस बच्चे की सारी अपडेट लेने लगते हैं। साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं था। अब उन चारों की प्रायोरिटी यही थी कि जल्दी से जल्दी जो कोई भी है उसे पकड़ना और उन मासूम बच्चों को बचाना, क्योंकि अभी तक शहर से कितने बच्चे गायब हो चुके हैं। जब इस बच्चे का ये हाल है तो बाकी बच्चों के साथ क्या क्या हुआ होगा। चारी कुछ देर और सब चीज समझने के बाद लैब से बाहर आ जाते हैं और उस जगह पे जाने लगते हैं जिस जगह से वो बच्चा गायब हुआ था। सभी बच्चों में जो एक चीज कॉमन थी वो ये कि उनके गायब होने के बाद उस जगह पर एक फोटो मिलती थी जिसके पीछे एक्स लिखा होता था और आगे किसी जोकर की फोटो होती थी। कैसे पहुंचे सनम और उसकी टीम किडनैपर तक? कौन है इन सब के पीछे? क्या है उसका मकसद? कौन लील रहा है मासूम बच्चों की जिंदगी को? कैसे बचाएंगे हमारे सीक्रेट हीरोज उन बच्चों को? जानेंगे हम आगे। कल के कमेंट्स के लिए शुक्रिया दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय। रात के 8:32 एम 35 मिनिस्टर से मुलाकात। सनम, मिहिर, कही और जानवी उस बच्चे से मिलने के बाद लैब से बाहर आ जाते हैं। उन चारों के ही बहरे लटके हुए थे, क्योंकि उस बच्चे की कंडीशन थी ही इतनी डरवानी। ऊपर से इतने सारे बच्चे गायब हो चुके थे, उनके बारे में सोच के ही वो लोग परेशान हो रहे थे। ऊपर से कोई क्लू ना होना उनकी परेशानी को और बढ़ा रहा था। और मिनिस्टर ने तो सबका जीना ही हराम कर रखा था। और अभी उन्हें मिनिस्टर से मिलने के लिए उसके बंगले पे भी जाना था। वो चारों अपनी ही उधार-बुन में निकल पड़ते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। उनकी कार मिनिस्टर के बंगलों के बाहर रुकती है। जानवी और बाकी तीनों अपना आईडी कार्ड निकाल के उन गाइस को दिखाते हैं। गाइस आईडी चेक करते हैं और फिर सिक्योरिटी सिस्टम के बाद वो लोग अंदर जाते हैं। मिनिस्टर का सेक्रेटरी आके उन चारी से मिलता है और उन्हें लेके अंदर जाता है। वो उन्हें हाल में बैठा देता है और खुद मिनिस्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। वो चारी हाल में जाके बैठ जाते हैं। सनम और जानवी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन रूही और मिहिर बंगलो को देखने में लगे थे, क्योंकि वो बंगला बहुत ही शानदार था। मिहिर बंगलो को देखते हुए सनम से बोलता है, चीफ इस मिनिस्टर ने तो मोटा पैसा चाप रखा है। देखो तार बंगला, मतलब कहने को मिनिस्टर और काम को बेर के। सनम मिहिर को घूर के देखती है क्योंकि वो काफी टेंस थी। ऐसा नहीं था कि मिहिर अपने काम को लेके सीरियस नहीं था या उसे बच्चों की फिक्र ही नहीं थी। ऐसा नहीं था, दरअसल वो आदत से मजबूर था। तभी उन्हें सीढ़ियों से नॉर्मल टी शर्ट और लोअर में मिनिस्टर रणधीर शौरी आरा दिखाई देता है।
उसको देख के रूही के दिल में एक ख्याल आता है, यार मुझे तो लगा था कि ये कोई बुरा होगा, लेकिन ये तो काफी हैंडसम है, ऊपर से अमीर भी। अगर मैं इसके साथ सेट हो जाऊं तो मेरी टी लाइफ ही सेट है। लेकिन तभी उसके ख्यालों पे विराज का एक जोरदार पंच आके लगता है, जो बोल रहा था, सोचना भी मत, वरना जिस छोटे से भेजे के साथ तुम उसके बारे में सोच रही हो ना, उसे निकाल के उसके छोटे छोटे पीसेस करके सॉस के साथ खा जाऊंगा। कहीं ख्यालों से बाहर आती है और एक चैन की सांस लेते हुए बोलती है, शुक्र है कि ये सिर्फ सपना था, वरना अगर वो हाथी का बच्चा यहाँ होता ती मुझे अपने पैरों तले ही कुचल देता। मिनिस्टर आके उनके पास बैठ जाता है। वो चारों उसको चौट करते हैं। मिनिस्टर उनसे पूछता है, तो आप है इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो क्या पता चला अब तक आपको मेरे भांजे के बारे में, या एक बार फिर मुझे यही सुनान आए हो कि कुछ पता नहीं चला। तारांकन सबको मिनिस्टर का टॉट अच्छे से समझ आ रहा था। सनम उस पे एक तीखी नजर डालती है और बोलती है, मिस्टर रणवीर, यहाँ हम सिर्फ आपके भांजे जलिए नहीं आए हैं, और भी बच्चे हैं जी गायब हुए हैं, जिनकी फैमिली को उनकी उतनी ही फिक्र है जितनी आपको आपके भांजे की। रही बात किसी खबर की, तो वो भी जल्दी ही मिल जाएगी। ये बच्चों को ढूंढने का काम है, आपकी तरह हमारे पास कोई लग्जूरियस ऑफिस नहीं होता कि बैठे बैठे पेपर पे साइन और स्टैंप लगा दी। सनम अपनी बात खत्म कर देती है और सबकी नज़र उस पे ही टिक जाती है। मिनिस्टर उन तीनों की खिल्ली उड़ा रहा था, लेकिन यहाँ तो सनम ने उसे एक ही बाल पे कैच आउट कर दिया। मिनिस्टर घूर घूर के सनम को देखने लगता है, क्योंकि जब से उसका भांजा गुम हुआ था उसने पूरे सिस्टम की नाक में दम कर रखा था, और किसी की अभी तक उसके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। मिनिस्टर को सनम का एटीट्यूड भा रहा था। रूही और मिहिर तो मन ही मन खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें तो पता ही था कि उनकी फह है कैसी। ऊपर से मिनिस्टर ने उससे बात भी ऐसे ही की थी कि बेचारे की ऐसी की तैसी हो गई। मिनिस्टर को बहुत इंसल्टेड फील हो रहा था। वी एक तीखी नज़र उन चारों पे डालता है। कुछ देर और कैसे से रिलेटेड बात करने के बाद वो लोग वहां से बाहर आ जाते हैं और अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। जानवी अपनी कार से निकल जाती है और वो तीनों अपनी कार से। कार में सनम बिल्कुल खामोश थी, वो कुछ सोच रही थी, लेकिन मिहिर और कहीं तो उस बात को याद करके ही हंसे जा रहे थे। सनम को चुप देख रूही उससे पूछती है, क्या बात है चीफ, आप इतना परेशान क्यों है? इन सब के पीछे जो कोई भी है हम उसे पकड़ लेंगे। सनम एक गहरी सांस लेती है और सामने देखते हुए बोलती है, उस इंसान को हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन मुझे वे मिनिस्टर कुछ ठीक नहीं लगा। मिहिर, तुम एक काम करो, अपना दिमाग लगाओ और मिनिस्टर के घर के सारे सीसीटीवी हैक करो। पता नहीं आज उससे मिलके अच्छी फीलिंग नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो उस आदमी को अपने भांजे के गुम होने का गम ही नहीं है। वो तो इतना शांत लग रहा था मानो कोई कुछ हुआ ही नहीं। मिहिर ओके चीफ बोल के काम में लग जाता है। वही मिनिस्टर के घर में वो लोग जैसे ही घर से बाहर निकले, मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी से बोलता है, अपने आदमियों को काम पे लगा दो और इन चारों पे नजर रखो, खासकर उस लड़की पे, बहुत तेज है वी लड़की, अगर जरा सी भी भनक उसे लगी तो हमारा सारा खेल बिगड़ सकता है। अभी के अभी ही निश को यहाँ से लंदन भेजो। मिनिस्टर तो इतना बोल के आगे बढ़ जाता है, उसके साथ ही उसका सेक्रेटरी भी। वो लोग अंडरग्राउंड एरिया में जाती है और एक सीक्रेट डोर को सोल के अंदर चले जाते हैं। उस घर के बेसमेंट से अंदर जाने पे वो लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। अंदर एक बच्चा जो कि उस मिनिस्टर का भांजा है, निस आराम से बैठा बुक पढ़ रहा था। रणवीर उसके पास जाता है। निस अपने मामा को देसा के खुश हो जाता है। वो अपने मामा से लिपटते हुए बोलता है, मामू मुझे और कितने दिन यहाँ रहना होगा? रणवीर उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरता है और बोलता है, मेरा बेबी अभी यहाँ से बाहर जाएगा, तुम आज और इसी वक्त लंदन जा राज हो। ये सुन के वो बच्चा खुद हो जाता है। था तो वो एक बच्चा ही, अपने मामा की इतनी बड़ी चाल को कैसे समझ पाता। वो खुशी से हामी भर देता है। कुछ ही देर में रणवीर का सेक्रेटरी निस के साथ निकल जाता है। उसके जाते ही रणवीर एक चैन को सांस लेता है। उसके जाने के बाद वो अपना फ़ोन निकाल के किसी को कॉल इक्वल्स करता है, बोलता है, काम जल्दी से जल्दी पूरा करो और ध्यान से करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल एजेंट्स को इस केस में शामिल किया है, इसलिए जो भी करना ध्यान से करना, क्योंकि वो लोग काफी समझदार है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो सब मारे जाएंगे, और अगर किसी की भी कुछ पता चला तो उनका तो पता नहीं, लेकिन वो हमें जरूर मार देंगे। रणवीर कुछ देर बात करने के बाद वहां से अपने रूम में आ जाता है। वहीं आरव के घर में आरव और उसके मॉम डैड और विराज चारों स्टडी रूम में बैठे हुए थे। मिसेस खन्ना बोलती है, तारांकन, आरव बेटा क्या सोचा है आपने सनम को सच बताने के बारे में? बेटा मुझे लगता है तुझे सनम को जल्दी से जल्दी सारा सच बता देना चाहिए। आरव अपनी मॉम को देख के बोलता है, मीम चाहता तो मैं भी यही ही, लेकिन डरता हूँ उसको खोने से। पता नहीं मेरा सच जान के वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। मैं उसे एक बार उसे खो चुका हूँ, फिर से उसे खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में।
उसकी बात सुन के मिस्टर खन्ना बोलते हैं, बेटा तुम फिक्र मत करो, वो बहुत अच्छी और समझदार लड़की है, वो तुम्हें समझेगी। एक बार दिल की बात बोल के तो देखो। आरव अपने हेड की बात सुन के हाँ में सिर हिला देता है और जवाब देता है, मैं कोशिश करूंगा डेड उसे बताने को। फिर बाहे वो जैसे भी रिएक्ट करे, मैं उसे सच बता दूंगा क्योंकि उसका हक है मेरे बारे में सब जानने की। क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? मेन डोर पे खड़ी सनम की आवाज आती है। उसकी बात सुन के उन चारों के चेहरे पे डर से पसीना आ जाता है। क्या है आसिफ का सच? क्या गई मिनिस्टर का सब? उसके भांजे की किडनैपिंग का सच? अगर उसका भांजा किडनैप हुआ ही नहीं तो झूठी रिपोर्ट क्यों? सवाल बहुत है लेकिन जवाब सिर्फ मेरे पास, इसलिए बने रहिए मेरे साथ, जानेंगे हम आगे। कमेंट्स के लिए शुक्रिया दोस्तों। आज KCH 36 न्यूज आरव, विराज और उसके मॉम डैड बैठ के बातें कर रहे थे। आरव की मोम उसे समझा रही थी कि उसे सनम को उसका सच बता देना चाहिए। आरव भी उनकी बात से सहमत था। वो भी सनम को सब बता देना चाहता था लेकिन उसे डर था कि सच जान के सनम पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेगी, कहीं फिर एक बार उसे छोड़ के ना चली जाए, इसलिए वो उसे सच बताने से डरता था। वो चारों बैठ के बातें कर ही रहे थे कि उन्हें सनम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। को बोल रही थी, कौन से सच की बात कर रहे हैं आप सब? क्या बताना चाहिए आरव को मुझे? सनम, मिहिर और रूही को बाहर देख के उन चारों के माथे पे पसीना आ जाता है। उन्हें डर था कि पता नहीं उन तीनों ने उनकी कितनी बात सुनी और कितनी नहीं, और अगर सुनी है तो पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होने वाला है। सब परेशान थे कि सनम फिर से अपना सवाल दोहरा देती है। आरव अपनी जगह से उठता है और सनम के सामने जाके सकड़ा हो जाता है। वो थोड़ा सीरियस फेस के साथ बोलता है, सनम, मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज है जो तुम्हें जानने का हक है। मैंने तुमसे आज तक ये बात छुपाई, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें सच बता देना चाहिए। सच जान के तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आरव के चेहरे की भाव देख के सनम को भी लगता है कि कोई बहुत बड़ी ही बात है। वो खुद को इसके लिए तैयार कर लेती है। आरव आगे बढ़ के सनम के हाथ अपने हाथों में ले लेता है और बोलना शुरू करता है, ये बात कुछ बात पहले की है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझ में इतने चेंज क्यों आ रहे हैं। मैंने बहुत मर्ज भी ट्राई किए लेकिन कोई भी इसका इलाज नहीं कर पाया। अब वो सब मेरी पहचान, मेरी जिंदगी बन चुका है। मुझे ना चाहते हुए भी सारी जिंदगी इसके ही साथ रहना होगा। सच ये है कि मैं जैसा दिख रहा हूँ वैसा नहीं है। मैं जिंदा तो हूँ लेकिन मेरा दिल मेरे पास नहीं है। सनम आरव को कंफ्यूजन से देखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरव आगे बोलता है, जा बीवी, ये सच है, मेरा दिल मेरे पास नहीं है। क्योंकि वो तो तुम्हारे पास है ना। मैं प्यार में जी रहा हूँ बीवी। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आरव इतना बोल के सनम को एक टेढ़ी स्माइल पास करता है। सनम को समझ जाता है कि वो इतनी देर से क्या बोलने की कोशिश कर रहा था और यह सनम पता ही नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। वो गुस्से से आरव को घूरती है और दांत पिसते हुए बोलती है, अपनी ये बीमारी अपने पास ही रखो। अगर फिर से ये DDLJ के राज बनने की कोशिश की तो इन्हीं बर्फीली वादियों में तुम्हें दबा के मार दूंगी। फिर भटकती आत्मा की तरह पड़े रहना। यह है। सनम इतना बोल के वहां से चली जाती है और आरव जोर जोर से हंसने लगता है। उसके साथ बाकी सब भी। रूही और मिहिर तो अभी भी शौक में थे क्योंकि उनकी लाइन में इतनी सीरियसनेस, मतलब बहुत बड़ा धमाका। लेकिन ये तो कुछ होने से पहले ही बॉम्ब ही डिफ्यूज हो गया। मिहिर आरव के पास जाके बोलता है, बेटा बच के रहियो। दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन BP के सामने आज तक ना किसी की चली है और ना ही चलेगी। और तुम्हारी वाली तो चकता फिरता बॉम्ब है, जब फट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ बच के रहियो, क्योंकि उसका मूड ऑलरेडी बहुत खराब है। मिहिर अपनी बात खत्म करके वहां से चला जाता है। आरव जगह से सनम गति थी उस और बेचारी शकल बना के देखता रहता है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि उसकी वाइफ तोप है जो कभी भी फट सकती है। वो बच्चों की शकल बना के सबको देखता है। उसकी हालत पे सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। रूही उसके पास आके होती है, जीजू आप उस से बच के रहिएगा, वो बहुत परेशान है। ऊपर से ये सब लव बर्ड्स, लव एंड ऑल, इन सब से वो हिस्सा ही दूर ही रही है। उसने बस अपनी जिंदगी में गुस्से को दोस्त बनाया है। और जब वो गर्म होती है तो एक अच्छों को पिंगला देती है। बहुत कुछ सहा है उसने। बहुत दर्द है उसके दिल में कि नस उसने कभी किसी को बताता और बस ही कभी खुद को किसी के सामने कमजोर पड़ने दिया है। प्यार करती होगी तब भी कभी हाँ नहीं बोलेगी। उसके लिए इस जिंदगी में कुछ मायने रखता है तो वो सिर्फ उसकी ड्यूटी है जिसके लिए वो अपनी जान भी देने को तैयार है। रूही अपनी बात खत्म करती है। कुछ देर में सबको सनम सीढ़ियों से जाती दिखाई देती है। यो मिसेस कक्षा के पास जाके बोलती है, मॉम मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। आप सबका घूमने का प्लान था, आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आप भी नहीं जा पा रहे ही, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम कल चलेंगे पक्का।
सनम की बात सुन के मीर्स खतरा प्यार से उसके गाल पे हाथ रख के बोलती है, बेटा आप बेफिक्र होकर जाए, और हाँ, कोई भी आपसे नाराज नहीं है। घूमने तो हम कल चले जाएंगे, पर पहले ड्यूटी ज्यादा जरूरी है। उनकी बात सुन के सनम को थोड़ी तसल्ली होती है। वो थोड़ी सी स्माइल करके वहां से निकल जाती है। थोड़ी ही स्माइल करती है क्योंकि उसकी स्माइल पे तो टैक्स लगता है ना, और वो आरव के जितनी अमीर नहीं थी। भले ही पति अमीर है, लेकिन लड़की सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है। सनम कुछ देर में एक छोटे से घर के बाहर खड़ी थी। यो डोर बेल बजाती है और एक लेडी दूर ओपन करती है। ये और कोई नहीं, मायरा ही थी। सनम को देख के जाते के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। सनम अंदर चली जाती है, साथ ही मायरा भी। सनम सीधे एक रूम में चली जाती है और डोर लॉक कर लेती है। वो बहुत देर तक उस रूम के अंदर होती है। थोड़ी देर में जब वो बाहर आती है तो मायरा उसे डिनर के लिए पूछती है, लेकिन सनम मना कर देती है। वो जाने से पहले मायरा से बोलती है, उन दोनों का ख्याल रखना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे कॉल करना। मायरा भी अच्छे बच्चों की तरह सिर हिला देती है। सनम अपनी कार निकलती है और वापस घर की ओर निकल पड़ती है। वहीं जो जब घर पहुंच तो सब लोग डिनर के लिए उसका ही इंतजार कर रहे थे। सनम को आने में काफी लेट हो गया था। वो सबको सॉरी बोलती है, तो मिसेस खन्ना उसे जल्दी से फ्रेश होके आने को बोलती है। सनम फ्रेश होके आती है और सबको ज्वाइन करती है। विराज डिनर करते हुए बोलता है, मॉम नई रूही से शादी करना चाहता हूँ। विराज की सीधी सपाट बात सुन के रूपही के गले में ही खाना अटक जाता है। वो जोर जोर से खाने लगती है। मिहिर उसे पानी देता है। कुछ देर में वो शांत होती है और फोक उठा के उसको विराज की ओर पॉइंट करते हुए होती है, ओह हेलो रंगीले बादशाह, ज्यादा मुजरा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि नहीं तुमसे शादी करूंगी? विराज रूही को घूरते हुए बोलता है, तो तुमसे पूछा किसने है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और अगर तुमने ऐप थोड़ी सी भी बकवास और करी ना, तो तुमसे ही मुजरा करवाऊंगा, वो भी अभी। रूही गुस्से से कुछ बोलने को होती है कि उससे पहले ही आरव बोलता है, तुम दोनों पहले डिसाइड कर ली, फिर शादी भी हो जाएगी। रूही अगर तुम अभी रेडी नहीं हो तो थोड़ा वार ले लो और फिर डिसाइड कर लो। आरव की बात रूही को भी ठीक लगती है। वो बस हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर में सबका डिनर हो जाता है। खतरा अपनी रोज की आदत के अकॉर्डिंग न्यूज़ देखने लगते हैं। आज न्यूज़ में बच्चों के गटाब होने की खबर आ रही थी, और कुछ कुछ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की भी खबर थी कि जो भी बच्चे गायब हो रहे हैं उन सब पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ये तक कि उस बच्चे की भी खबर थी जिसको वो चारों लैब में देख के आए थे। इस न्यूज को काफी कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, लेकिन फिर भी ये न्यूज पब्लिश हो रही थी, मतों कोई उनके सिस्टम का ही मेंबर था जिसने ये न्यूज की करी, क्योंकि सिर्फ कुछ लोग ही इन सब के बारे में जानते थे। न्यूज को देख के सबकी हवाएं उड़ चुकी थी, क्योंकि ये कोई मामूली एक्सपेरिमेंट नहीं था। मिसेस खक्शा के चेहरे पे तो हर से पसीना भी आ रहा था। वो बाकी सबको वही छोड़ के अपने रूम में चली जाती है। उनके साटू हाई मिस्टर खन्ना भी। वो उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रही है। मिस्टर खन्ना उनको जवाब देते हुए बोलती है, लगता है उसको बाहर लाने जा वक्त आ गया है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उसका सच सामने आ गया तो आप जानते ही हैं ना कि क्या हो सकता है। मिसेस खन्ना की बात पे एम खन्ना भी सहमति में सिर हिला देते हैं। वो उन्हें शांत करते हुए होते हैं, मुझे लगता है आपको अपना बरसों पुराना सपना फिर से जीना चाहिए। क्या पता इस बार आप सब की मदद कर पाए। अगर ऐसा होता है तो जितने भी गिल्ट है वो सब भी दूर हो जाएंगे और लाखों बच्चों की जान भी बच जाएगी। मिसेस यात्रा उनकी बात पे हाँ में सिर हिला देती है। वो जल्दी ही अपना एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू करने के बारे में सोचती है। कुछ देर में सब लोग अपने अपने ख्यालों की दुनिया में इक्वल्स डूबे डूबे ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सनम की नींद जब खुली तो उसका फोन रिंग कर रहा था। उसे जानवी कॉल कर रही थी। सनम जल्दी से फोन लेके बालकनी में चली जाती है। सामने से जानवी की आवाज आती है, चीफ आप जल्दी से लैब जाए, ये बहुत कुछ हो रहा है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तारांकन जानवी को पेश बोल के सनम जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। अब क्या हो गया इनकी लाइफ में? मिसेस खन्ना को कौन से एक्सपेरिमेंट को फिर से शुरू करने को बोल रेज दे। मिस्टर याचा, जानेंगे हम आगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय। सॉरी दोस्तों एपिसोड में इतना डिले करने को, लेकिन मैं बहुत बिजी थी इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन अब से डेली देने की कोशिश करूंगी पहले की तरह, तो प्लीज आप सब नाराज मत होना। 37 उम्मीद की किरण। 1 सनम के पास जानवी इस कॉल आता है। वो उसे बताती है कि लैब में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें अर्जेंटली बाहर जाना होगा। सनम ओके बोल के कॉल कट कर देती है। सनम जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। वो जल्दी से रीड होके बाहर आती है। आरव उसे रोकते हुए पूछता है, बीची सुबह सुबह पीटी उषा क्यों बनी हुई हो? क्या हो गया?
इतनी जल्दी में क्यों हो? सब ठीक तो है ना? सनम बस हाँ में सिर हिला देती है लेकिन कुछ कहती नहीं। वो जल्दी से रूम से बाहर जाती है। कही और मिहिर भी रेडी होके बाहर आ चुके थे। तीनों जाने लगते हैं कि मूस खतरा उसे रोकते हुए बोलती है, पहले तीनों नाश्ता करो, जब देखो तब कहीं पतंग की तरह उड़ते रहते हो। सनम उनको जवाब देती है, माँ अभी थोड़ी जल्दी है, हम बाहर ही कुछ खा लेंगे, अभी थोड़ी जल्दी है। मिसेस खक्शा कुछ बोलती उससे ही पहले तीन मिस्टर और मिसेज इंडिया बनके गायब हो जाते हैं। कुछ ही देर में वो तीनों लैब के बाहर होते हैं। तीनों जल्दी से अंदर जाते हैं। अंदर ही जानवी उनका वेट कर रही थी। सनम जाते ही उनसे परेशानी से पूछती है, क्या हुआ क्या? जानवी जवाब देती है, चीफ में देखिए, और इतना बोल के उसके सामने एक इनवलप कर देती है। सनम उसको उठा के देखती है तो उसमें एक लेटर और एक बॉटल में ब्लड था। सनम लेटर उठा के पढ़ती है तो उसने लिखा था, हेलो सोल्जर, मुझे न्यूज से पता चला बच्चों की सिचुएशन के बारे में। आप जो अपने देश के लिए फर्ज अदा कर रहे हैं, उसमें मैं भी आपकी घोड़ी हेल्प करना चाहता हूँ। ये ब्लड सैंपल है, ये उस बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर दीजिए, यो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि आपको शायद मुड़ा ये यकीन नहीं हो रहा हो। एक बार भरोसा कर दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो भी करना है आपको ही करना है। बस एक मौके चाहता हूँ अपना फर्ज अदा करने के लिए। गुड बाय सोल्जर, अननोन। लेटर पढ़ के सब सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही किसी का भी ब्लड इंजेक्ट करने से वो बच्चा कैसे ठीक हो सकता है। सनम डॉक्टर को उस ब्लड का टेस्ट करने को बोलती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। वो लोग वहीं बैठ के रिपोर्टर्स आने का इंतजार करने लगते हैं। सबके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है, और अब ऊपर से ये ब्लड सैंपल वाला एक और नमूना। सबके दिमाग की भजिया बन रही थी। सब अपने अपने तरफ से केस की पूंछ पकड़ने में लगे थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ब्लड सैंपल की रिपोर्ट्स लेके आते हैं। डॉक्टर आके सबको बोलते हैं, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे शक किया जा सके। डॉक्टर की वार्ता ने एक बार फिर सबका दिमाग उलझा दिया कि अगर ब्लड नॉर्मल है तो फिर कोई ऐसे ही अपना ब्लड क्यों भेज रहा है उनको, जब उसका ब्लड भी सबके जैसा है तो फिर वो बच्चा ठीक कैसे हो सकता है। सब इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे। अचानक सनम डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर अगर ब्लड नॉर्मल है तो फिर क्या हम उस ब्लड को उस बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं क्या? मेरा मतलब है कि अगर बच्चे की जान पे कोई आंच नहीं आती है तो एक बार ब्लड इंजेक्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है हमारे पास सच पता करने के लिए। सनम की बात सबको ठीक लगती है। डॉक्टर बोलते हैं, चीफ आप ठीक बोल रही है, अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास, और बच्चे की बॉडी पे कुछ गलत असर नहीं होगा क्योंकि ये ब्लड ग्रुप 0 है, तो हम उस बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। सब लोग सहमति में सिर हिला देते हैं। डॉक्टर और बाकी सब उस बच्चे के रूम की ओर चले जाते हैं। सबको डर भी लग रहा था, लेकिन अगर बच्चा ठीक हो जाता है तो एक उम्मीद हो जाएगी बाकी के बच्चों को ठीक करने की भी, इसलिए रिस्क तो लेना जरूरी था। डॉक्टर ब्लड को बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। सबके दिल जोरों से चढ़क रहे थे। सब लोग भगवान से सिर्फ एक ही दुआ कर रहे थे कि वो बच्चा ठीक हो जाए। उस ब्लड सैंपल पे ही सबकी जान अटकी हुई थी। सब लोग टकटकी लगाए बच्चे को देख रहे थे। अचानक ही सन की आंखें फेल जाती है, क्योंकि बच्चे के हाथ जो पंख बन चुके थे वो धीरे धीरे छोटे हो रहे थे, और उसके पैरों का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो बच्चा धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। उस बच्चे की कंडीशन नॉर्मल हो रही थी। सब लोग हैरानी से ये सब होता हुआ देख रहे थे। अचानक ही सबके फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। बस अब उसे होश में आना बाकी था। डॉक्टर उस बच्चे के पास जाते हैं और उसको चेक करने लगते हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। उस बच्चे पे जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया था वो सब ठीक हो चुका था। वो ब्लड सैंपल उस बच्चे की बॉडी पे एंटीडोट की तरह काम कर गया था। डॉक्टर का तो दिमाग ही चकरा गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हुआ कैसे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स बच्चे को चेक करके बाहर आ जाते हैं और सब कुछ ठीक होने का बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि कुछ देर में उस बच्चे को होश भी आ जाएगा। सबके चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। भले ही उन्हें इस केस से रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन एक उम्मीद तो दिखी सब ठीक होने की। सब अपने ही ख्यालों में थे, लेकिन सनम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सब लोग बैठ के बच्चे के होश में आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अपस्टार उन्हें सब कुछ तभी पता चलेगा जब वो बच्चा होश में आएगा। सब बड़ी के इंतजार कर रहे थे। कुछ घंटों में उनका इंतजार पूरा ही रहा है। वो बच्चा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। सिर्फ हेड डॉक्टर और सनम उस बच्चे के पास रुकते हैं, क्योंकि ज्यादा भीड़ देख के शायद वो बच्चा डर भी सकता था। डॉक्टर प्यार वो बच्चे से पूछते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? वो बच्चा धीरे से बोलता है, सोनू। डॉक्टर आगे पूछते हैं, बेटा आपको याद है आप सोने से पहले क्या काम कर रहे थे? सोनू धीरे धीरे याद करके जवाब देता है, मैं तो स्कूल में था। मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई थी और उस दिन मम्मा को आने में लेट हो गया था, इसलिए मैं खुद से ही घर जा रहा था।
पर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। वैसे उनके आप कौन है? मेरी मम्मा कहा है। दोनों समझ जाते हैं कि उस बच्चे को कुछ भी याद नहीं है। सनम प्यार से उस बच्चे को जवाब देती है, बेटा आपकी मम्मा आपके लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज प्लान कर रही है, इसलिए वो अभी तक आपके पास नहीं आई है। आप कुछ देर रेस्ट करो आपकी मम्मा के पास, हम थोड़ी ही देर में जाएंगे। सरप्राइज की बात सुन के सोनू खुश हो जाता है और चुपचाप आराम से लेट जाता है। सनम और डॉक्टर वहां से आ जाते हैं। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बच्चा सब भूल चुका था। एक बार फिर असली गुनहगार तक जाने का रास्ता खत्म हो चुका था। बस अच्छी बात पे थी कि बच्चा ठीक था। जानवी और रूही ने अब तक उस बच्चे के मोम हेड को इन्फॉर्म कर दिया था। वो लोग आ भी चुके थे। अपने बच्चे के जिंदा होने की खबर से दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन दोनों की ही आंखें बह रही थी। रूही और जानवी उन्हें सब कुछ समझा रही थी कि उन्हें सोनू के साथ किस तरह से बिहेव करना है, सबको क्या बोलना है क्या नहीं, सब कुछ समझा दिया गया था। ये भी बताया गया था कि उन सबको अब पुलिस की निगरानी में ही रखा जाएगा ताकि फिर से उनकी जान ये कोई खतरा ना हो। वो दोनों खुद को शांत करके अपने बच्चे के पास भले जाते हैं। सोनू की माँ उसको देख के खुद को रोने से रोक नहीं पाती। वो भाग के अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। सोनू भी अपनी मम्मी पापा को देख के खुश हो जाता है। कुछ देर तक उन तीनों का फैमिली रियूनियन चलता है। उसके बाद वो तीनों वहां से बाहर आ जाते हैं। मिहिर और जानवी उन्हें सेफ हाउस में ले जाने लगते हैं। वहीं सनम अब भी किसी सोच में डूबी हुई थी। उसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई थी। उसे अपने चीफ की बात याद आ रही थी। उन्होंने बोला था कि मीस खन्ना ने आर्मी वालों के लिए आधा क स प पे ए की मात्रा र पे आ की मात्रा मेंट किया था ताकि जब भी कोई जवान जंग में घायल होता है तो वो ठीक हो सके। सनम के दिमाग में यही चल रहा था कि क्या सच में उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था। अगर हुआ था तो फिर एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया था, वो इंसान कौन है और कहाँ है, क्योंकि अगर वो इंसान किसी गलत हाथ में पहुंच गया तो तबाही आ सकती है। इसलिए उसे जल्दी से जल्दी उस इंसान तक पहुंचना होगा। और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर कोई भी आ सकता है तो यो सिर्फ उसकी सास ही है, क्योंकि उन्होंने ही वो एक्सपेरिमेंट किया था। सनम मन ही मन डिसाइड कर लेती है कि वो आज उनसे बात करके ही रहेगी। वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और घर के लिए निकल जाती है। दफन है बहुत सारे राज, हटेगा सबके ऊपर से पर्दा, लेकिन धीरे धीरे कौन है वो इंसान जिसने ब्लड सैंपल दिया? क्या मिसेस खन्ना का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था? अगर हुआ था तो कौन है वो जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था? कौन है बच्चों का धुनेगार, जानेंगे हम आगे। थैंक यू कोमू फॉर कमेंट। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय। CH38 सनम को लगी गोली। उस अनजान शख्स के भेजे हुए ब्लड सैंपल से वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब सोचने वाली बात यह थी कि वो ब्लड सैंपल था किसका, और आखिर किसी इंसान का ब्लड किसी को ठीक कैसे कर सकता? उस ब्लड को इतनी इम्यूनिटी है कैसे कि वो उस बच्चे को ठीक कर पाया? सनम और रूही अपनी इसी सोच के साथ घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अब उनके सवालों का कोई जवाब दे सकता था तो यो सिर्फ मिसेस खतरा थी। रूही आराम से कर ड्राइव कर रही थी और सनम अपनी ही सोच के साथ उसकी साइड वाली सीट पे बैठी हुई थी। अचानक से रूही जोर के ब्रेक लगा देती है जिससे सनम का सिर डैशबोर्ड से टकरा जाता है, लेकिन उसने हाथ रख लिया था तो उसे चोट नहीं लगी। वो रूही को कुछ कहने की होती है कि उसकी नज़र बाहर रोड पे गिरे हुए बच्चे पे जाती है। वो दोनों जल्दी से बाहर जाते हैं उस बच्चे को चेक करने के लिए। उस बच्चे की हालत खराब थी। उसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे। वो बच्चा काफ़ी सहमा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी से बचने की कोशिश इक्वल्स कर रहा हो। वो जल्दी से उठ के वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, क्योंकि रूही ने टाइम पे ब्रेक लगा दिए थे। वो बस गिर गया था। वो वहां से जाने लगता है कि सनम और रूही उस बच्चे से पूछते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना, कहीं बोटी नहीं लगी तुम्हें? वो बच्चा उन दोनों को देख के डर जाता है और जल्दी से नामे सिर हिला के जाने लगता है। उन दोनों को ही बच्चे का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये सोच लेते हैं कि शायद भी डर गया होगा। वो बच्चा जल्दी जल्दी वहां से जा रहा था। सनम को उसकी हरकतें बहुत खटक रही थी, लेकिन रूही के बोलने पे वो कार की ओर जाने लगती है। दीनी कार में बैठ जाती है। सनम अपनी नजरें उठा के उस बच्चे की और देखती है कि अचानक बोल पड़ती है, वी बच्चा कहाँ गया? अभी तो यही था। रूही भी सामने देखती है तो यहाँ कोई भी नहीं था। पूरी सड़क खाली थी। वो बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा था। दोनों कार से बाहर आके उसको ढूंढने लगती है। दोनों आसपास भी उस बच्चे के बारे में देखती है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाके उस बच्चे को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आती है। दोनों ही नामे गर्दन हिला रहे थे। अचानक ही सनम की नज़र कहीं के पीछे जाती है। यो रूही को बोलती है वो शायद अपने घर चला गया होगा, चलो हम भी चलते हैं, शायद हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे होंगे। वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास ही गया होगा। कहीं की सनम की बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन उसकी नज़रों के इशारे समझ के वो उसकी बात मान लेती है और चुपचाप जाके कार स्टार्ट कर देती है। सनम भी कार में बैठ जाती है।
रूही कार स्टार्ट कर देती है और दोनों वहां से निकल जाती है। सनम और रूही दोनों ही पीछे हो रही हर हरकत को मिरर में देख रही थी। सनम रूही को थोड़ा स्माइल से बोलती है, मिल गया क्लू। सनम रूही को कार मूव करने को बोलती है। रूही आगे जाके कार को थोड़ा छुपा देती है जिससे वो किसी को दिखाई ना दे। दोनों कार में ही बैठ के इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद एक वाइट कलर की वैन वहां से निकलती है और सनम उसको देख के रूही को इशारा करती है। रूही भी यस चीफ बोल के काम पे लग जाती है। वो वैन से एक सेफ डिस्टेंस पे कर को सट के उसका पीछा करने लगती है। दो वैन थोड़ी देर बाद मेन रोड को छोड़ के जंगल की ओर जाने लगती है। रूही भी कार को मोड़ देती है। उस वैन में वो बच्चा बेहोशी की हालत में था और 3 काले कपड़े पहने लोग बैठे थे। उन्होंने अपना फेस मास्क से कवर किया हुआ था। अचानक वैन के ड्राइवर को शक हो जाता है और वो अपने साइड में बैठे आदमी से बोलता है, अल्फा 1 लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, वही पुलिस तो नहीं आ गई। बच्चे के साथ बेटा आदमी मुड़ के देखता है तो उन्हें एक कार की हेडलाइट दिखाई देती है। उसका नाम अल्फा 2 अल्फा 2 बोलता है, सच में ही कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमें उनका ध्यान भटकना पड़ेगा वरना अगर बॉस को पता चल जाता तो सब खत्म हो जाएगा, वो हमें जिंदा जला देंगे। तीनों अपना प्लान रेडी कर लेते हैं और वैन को अलग डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। रूही भी पीछे चली जाती है। वैन का ड्राइवर वैन को इधर उधर घूमने लगता है। रूही गुस्से से बोलती है, ये साला चिरकुट कर क्या रहा है, लॉलीपॉप की तरह घुमा रहा है। कहीं ये गजनी का आमिर खान तो नहीं है, भूल तो नहीं गया अपने अड्डे का ठिकाना। सनम रूही को बोलती है, ओवरटेक करो। उन्हें खबर लग गई है कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो हमें भगाने को ये सब कर रहे हैं। अब पकड़म पकड़ाई का नहीं, एक्शन का टाइम है। दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखते है और स्माइल पास करती है। रूही कार की स्पीड बढ़ा देती है। वो किडनैपर्स भी वैन की स्पीड बढ़ा देते हैं। उस जंगल में बस कार चलने की ही आवाज़ आ रही थी। पूरे जंगल की सैर कर रहे थे वो लोग। ऊपर से शिमला की बर्फीली बाडूता उसे और भी खतरनाक बना रही थी। अचानक रूही का खुराफाती दिमाग काम करता है और वो फुल स्पीड से का को आगे ले लाके उनकी चैन के सामने रोक देती है। किडनैपर्स कार में 2 लड़कियों को देख के हंसने लगती है। मर्द वाला ईगो उनके ऊपर सवार हो गया था कि आखिर 2 लड़कियां उन तीनों का क्या ही बिगड़ लेंगी। उनको हो वो तीनों चित्तियों की तरह मसल देंगे। उनमें से एक आदमी बोलता है, आज तो रात का इंतजाम हो गया, जरा एक बार देख तो दोनों को कितनी सेक्सी है, अगर एक बार मिल जाए तो बात ही बन जाए। तभी दूसरा आदमी बोलता है, तारांकन भाई लगता है जंगल में खो गई है, चली थोड़ा मंगल करते हैं। तीनों एक गंदी हंसी हंसते हैं और वैन से बाहर आ जाते हैं। तीनों उनकी कार के सामने खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी जिसके दांत एकदम पीले थे वो हंसते हुए बोलता है, जाने मन और कितना तड़पाओगी, जरा अपने हुस्न का दीदार तो करवाओ, आखिर हमें भी तो मौका दो अपनी खूबसूरती का दीदार करने का। दूसरा बोलता है, ओ मेरी रानी अब आ भी जाओ, ऐसा भी क्या शर्माना। तीनों इतना बोल के हंसने लगते हैं। रूही और सनम को उनकी बातें सुन के गुस्सा आ रहा था। दोनों गुस्से से पागल हो रही थी। दोनों का चेहरा गुस्से से लाल मिर्च बन गया था। दोनों अपनी गन को लोड करके अपनी कमर में डाल लेती है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर आती है। एटीट्यूड सही के लिए खड़े होने का, गलत का सफाया करने का। तीनों आदमी अन पे ऊपर से नीचे तक नजर डालते हैं। तभी एक बोलता है, भाइयों इन कलियों की ती फुर्सत से बनाया है ऊपर वाले ने हमारे लिए, आज तो इन्हें अच्छे से अपने बिस्तर में रोडेंगे। तीनों एक गंदी हंसी हंसने लगती है। सनम का दिमाग उनकी बातें सुन के फटने को तैयार था। वो गन निकाल के उनको बिना वार्निंग दिए ही शूट करने लगती है। एक आदमी के पैर पे गोली लग जाती है और वो चिखते हुए वहीं गिर जाता है। बाकी दोनों आदमी जल्दी से छुप जाते हैं। रूही और सनम भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेती है। दोनों ही ओर से शूट होने लगती है। पूरे जंगल में गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। मानी गोलियां रासलीला कर रही हो, कृष्ण बांसुरी बजा रही हा और गोलियां नृत्य कर रही हो। सनम रूही को उनका ध्यान भटकाने को बोलती है। रूही भी उठ के भाग जाती है। मूंधे उस और फायर करने लगते हैं कि तब तक सनम आगे आके उनको शूट करने लगती है। उसने गुंडे के माथे के बीच में शूट किया था और वो यही देर हो चुका था। अब सिर्फ एक ही बचा था। वो थोड़ा दिमागदार इंसान था। उसने मौका देख के वैन से बच्चे को निकाल किया और उस पे गन तान दी। सनम और रूही दोनों ही थोड़ा सहम जाती है क्योंकि उनकी प्रायोरिटी बच्चे को बचाना था। गुंडा दोनों को गन नीचे करने को बोलता है। सनम उसको पूर के दिखाती है, लेकिन अभी उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। गुंद्रा अपने साथी को उठने में हेल्प करता है। यारी पक्की निकली दोनों की। उसका साथी रेंगते हुए वैन के पास जाने लगता है। उसको दर्द तो बेहिसाब हो रहा था, लेकिन जान कीमती भी तो है और अभी उनके सामने खड़ी उन 2 देवियों से वो भाग के ही बच सकते थे। दूसरा गुंडा उसकी हेल्प करने को जाता है कि मौका देख के रूही पास में पड़ा पत्थर उठा के उसको मार देती है। उसकी गन वही गिर जाती है। दोनों गुंडे बौखला जाते हैं। सनम जल्दी से फुर्ती दिखा के बच्चे को उनसे छीन लेती है।
और कार की ओर जाने लगती है। तब तक वो गुंडा जो अपनी गन ढूंढ रहा था, उसको गन मिल जाती है। वो सनम के ऊपर शूट कर देता है। साथ ही एक और गोली चलती है जो रूही ने चलाई थी, जो सीधा गुंडे की सांसों को छीन के ही रुकी। लेकिन तब तक सनम के हाथ पे गोली लग गई थी। रूही जल्दी से सनम को संभालती है, पहले बच्चे को कार में लिटा देती है और फिर सनम को भी कार में बैठा देती है। सनम के हाथ से बहुत खून निकल रहा था, उसकी आंखें बंद होने लगी थी। रूही पूरी स्पीड से कार को जंगल के बाहर निकलती है, हॉस्पिटल की ओर दौड़ा देती है। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तब तक मिहिर और जानवी भी आ चुके थे। रूही बच्चे को जानवी को सौंप देती है उसे लैब में ले जाने को, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवा दिया तो कोहराम मच जाएगा। मिहिर जल्दी से सनम को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाके डोर बंद कर दिया जाता है। कौन कर रहा है बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़? आरव का क्या रिएक्शन होने वाला है सनम की हालत पे? क्या सनम को मिलेगा कोई क्लू, या फिर हो जाएगी उनकी मेहनत वेस्ट? CH39 हॉस्पिटल में रोमांस 1। सनम और रूही मिलके उसे बच्चे को किडनैपर्स से बचा लेते हैं, लेकिन इन सब में सनम को गोली लग जाती है। रूही उसे लेके हॉस्पिटल चली जाती है। तब तक मिहिर और जानवी भी आ चुके थे। रूही जानवी को उस बच्चे के साथ भेज देती है। मिहिर सनम को अंदर लेके चला जाता है। वो बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर सनम का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। मिहिर और रूही दोनों को ही सनम की टेंशन हो रही थी। सबसे बड़ी टेंशन तो आरव था। अगर उसको पता चला कि सनम को चोट लगी है तो वो पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन उसे बताना तो था ही। इसलिए मिहिर हिम्मत करके उसे बता देता है कि सनम को चोट लगी है। वो उसे ये नहीं बोलता कि सनम को गोली लगी है, वरना तो वो शायद फ़ोन में घुस के उसे ही शूट कर देगा। कुछ ही देर में विराज, आरव और उसके मॉम डैड हॉस्पिटल में होते हैं। आरव ने आते ही और हॉस्पिटल सिर पे उठा लिया था। सारे डॉक्टर्स की हालत खराब हो रही थी। हो भी क्यों ना, इंडिया के सबसे अमीर इंसान की बीवी हॉस्पिटल में थी। सारे डॉक्टर्स अपने अपने काम में लगे हुए थे। रूही ने अब तक सबको ये बता दिया था कि आखिर हुआ क्या था। आरव गुस्से से उबाल मार रहा था। उसका बस चक तो वो उन किडनैपर्स को फिर से जिंदा करके अपनी गन की सारी बुलेट्स उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता। पर अफसोस उसने देर कर दी। तब तो आता अपनी बुगाती लेके। अब नहीं आया तो भुगते। कुछ देर के बाद ऑपरेशन थिएटर का दूर खुलता है और डॉक्टर अपना सर्जिकल मास्क उतरते हुए बोलता है, पेशेंट अभी खतरे से बाहर है। बुलेट हाथ को छू के निकली थी, लेकिन ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाने की वजह से वो बेहोश हो गई। कुछ देर में उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर अपनी बात खत्म करके वहां से निकल जाते हैं। सब लोग एक चैन की सांस लेते हैं। कुछ देर में सनम को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आ जाता है। सब लोग उससे मिलने के लिए वार्ड में जाते हैं। रूही उसे गले से लगाते हुए बोलती है, मेरी जान तूने तो डरा ही दिया था, बट बैंक गार्ड की तू ठीक है, वरना वो तेरा जल्लाद पति हम सबको ऊपर भेज देता। ये बोल के कि मेरी बीवी अकेले बोर हो रही होगी, तुम भी जाओ, और सबसे पहले तो मेरा ही टिकट कटता। पता नहीं बाय एयर भेजता या बाय ट्रेन, लेकिन ये बात शो है, भेजा जरूर। तारांकन। रूही की बचकानी बातें सुन के सनम के फेस पे स्माइल आ जाती है। बाकी सब ने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी, क्योंकि ये सब उसने सनम के कान में जो बोला था। मिसेस खड़ा की तो आंखें ही बहने लगी थी। वो प्यार से सनम के सिर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, कैसा है मेरा बच्चा, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? उनका ओवर देख के सनम की अपनी मॉम की याद आ जाती है। शायद अगर आज वो होती तो ऐसे ही उसके लिए परेशान हो रही होती। सनम जल्दी से उनके गले लग जाती है और उनको शांत करते हुए बोलती है, नहीं माँ, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप रोना बंद कीजिए। मिसेस खन्ना काफ़ी देर तक उससे बातें करती रहती है कि यात्रा चिढ़ते हुए बोलते हैं, अरे भाग्यवान, हम भी हमारी बेटी से मिलने दीजिए। आप तो चिपक के ही बैठ गई है। अगर इतना मुझसे चिपकी होती तो आज इन दोनों नालायकों की एक बहन भी होती। मिस्टर सात्रा की बात पे सब हंसने लगते हैं, सिवाय उनकी बीवी बेटे के। बीवी तो उन्हें ऐसे घूर रही थी जैसे अभी एनकाउंटर ही कर देंगी, और बेटा तो जब से आया था तब से बस अपनी बीवी को ही पूर रहा था, मानो बोल रहा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को चोट लगवाने की? तुम्हारी तो आज चौर नहीं है बीवी, एक बार सबको जाने दो, फिर बताता हूँ तुम्हें अच्छे से। और सनम जैसे सबके साथ उसे इग्नोर करके चिढ़ा रही हो, तुम ना कुछ भी नहीं कर सकते। आज तक पजामे का नाड़ा बांधना तो तुम्हें आया नहीं, मुझे अब तुम परेशान कर लोगे, बागर बिल्ले। कुछ देर में सब लोग सनम से बात करके सब लोग रूम को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि रूम का टेम्परेचर जो बढ़ रहा था। बेचारे आरव को एक भी मौका नहीं मिल रहा था अपनी खुद की पर्सनल बीवी से बात करने का, और ऊपर से बीवी भी उसे इग्नोर कर रही थी, मानो वो वहाँ हो ही गा। कुछ देर में सब लोग रूम के बाहर थे और आरव अपने दोनों हाथों को बांचे सनम के सामने खड़ा था। खड़ा नहीं था, अपनी नीली नीली आंखें छोटी करके उसे घूर रहा था, जैसे अभी बिना फ्राई किए ही पेट में ले जाएगा उसको और डकार भी नहीं लेगा।
और सनम को उसके घूरने से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोलते हैं ना, आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो बीवी के सामने नहीं चलेगा। आरव चाहे दुनिया के लिए कुछ भी था, लेकिन सनम के सामने फुसी बॉम्ब भी था जिसको आग तो लगती थी लेकिन कभी बेचारा फुट नहीं सकता था। आखिरकार जब उससे और कंट्रोल नहीं होता तो वो सनम के पास जाता है और फिर एक बार उसे घूरने लगता है। बेचारा और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। सनम उसके घूरने से तंग आ चुकी थी। वो चिढ़ते हुए बोलती है, कुछ कहना है तो बको वरना फुटको यहाँ से। ये इतनी देर से डीम ट्यूबलाइट क्यों बने हुए हो? आरव का गुस्सा सनम की हवा खा के और भी बढ़ जाता है। वो सनम के दोनों अगल बगल हाथ रख के उस पे झुक जाता है और बोलता है, तुम खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? पता भी है मेरी क्या हालत हो गई थी ये सब सुन के। अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरे बारे में ही सोच लिया करो। हमारे बच्चों के बारे में सोच लिया कंते। आरव की बात सुन के सनम का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वो थोड़ा डरते हुए बोलती है, हमारे बच्चे? आरव वैसे ही उसे जवाब देता है, हाँ फ्यूचर में बच्चे होंगे ना हमारे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे बच्चे कहाँ से आएंगे? सनम आरव की बात सुन के थोड़ा शांत होती है। उसी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था लेकिन वो अपने चेहरे से कुछ भी शो नहीं होने देती। आरव काफी देर तक सनम को ऐसे ही डांटता रहता है। थोड़ी देर बाद रूम का डोर ओपन होता है और आरव को ना चाहते हुए भी अपनी मास्टर जी वाली चड़ी को छुपाना पड़ता है। नज़ आके सनम की ड्रिप चेंज कर देती है और बाकी सारी चीज़ चेक करके वो वहाँ से चली जाती है। रात को आँख हॉस्पिटल में रुक जाता है और बाकी सबको घर भेज दिया जाता है। वो बेचारा 6-3 इंच का इंसान नहीं चलता फिरता मगरमच्छ 58 इंच के सोफे पे खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। पर अफसोस टॉम एंड जेरी की लड़ाई में आज तक तो कभी जीता है जो आज ही जीतेगा। उसने अपनी शर्ट को भी उतार दिया क्योंकि बेचारा एक तो फिट नहीं हो रहा था, ऊपर से उसकी टाइट फिटिंग की शर्ट उसको चॉकलेट दिखा के और भी चिढ़ा रही थी। सनम अपने कंफर्टेबल बेड पे आराम से लेटे हुए उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रही थी। उसे उसकी हरकतों पे हंसी आ रही थी लेकिन उसने एक पतिव्रता पत्नी की तरह खुद को रोका भी बहुत, लेकिन जब तक बेचारी खुद को रोक पाती और लास्ट में जोर जोर से हंसने लगती है। आरव जो पहले ही परेशान था वो उसकी हंसी से और भी चीर जाता है। अचानक उसके दिमाग में एक खुराफात आती है और चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो सनम के बेड के पास चला जाता है और उसको गोद में उठा के बेड के साइड में लिटा देता है और खुद उसके पास जाके लेट जाता है। सनम की सांसें उसके पास होने से ही रुक जाती है। वो सिहर रही थी, उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी पूरी बॉडी में कट छोड़ दिया हो। वी आरव को सहमी नज़रों से देखने लगती है। अब बारी थी आरव के हंसने की। वो सनम के शर्ट में हाथ ले जाके उसके पेट पे फिराने लगता है। सनम की आंखें डर से चौड़ी हो जाती है। वो आरव का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उसका हाथ कभी ऊपर जा रहा था तो कभी नीचे। सनम के गाल शर्म से लाल हो चुके थे। वो आरव को नीची नजरें करके देखती है और ना में अपना सिर हिला देती है। आरव उसके गाल पे अपने होठ बलत हुए बोलता है, क्या हुआ बीवी? अभी तक तो बहुत हंसी आ रही थी, अब क्या पेट्रोल खत्म हो गया? सनम जो पहले ही उसकी हरकतों से परेशान हो रही थी बेचारी क्या ही जवाब देती। वो धीमी आवाज में उसे बोलती है, आरव प्लीज हम हॉस्पिटल में है, कोई आ जाएगा? आज से उसकी नोच को अपने होठों से छूते हुए बोलता है, तारांकन बीवी रात को सब अपनी नींद पूरी करते हैं, उल्लू की तरह कोई नहीं जागता। सब लोग जा चुके हैं और हॉस्पिटल में इतनी रात को कोई भी स्टाफ यहाँ नहीं आएगा और इस रूम में तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी बाहर गाइस है, तुम परेशान मत हो। सनम बेचारी अब बोले, तो क्या ये जनाब तो सारे अरेंजेड करके आए हैं पहले से ही। वो चुपचाप उसका प्यार भरा टॉर्चर सहने लगती है। आरव भी सिर्फ घोड़ा ही उसको परेशान करता है क्योंकि उसे घोट लगती थी, वरना तो वो उसे कच्चा ही चबा जाता। थोड़ी देर सनम को परेशान करने के बाद वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके साथ ही बेड पे ही सो जाता है। दोनों अपने सपनों की हसीन दुनिया में चले जाते हैं। CH40 बच्चा सच जानता है। रात को आरव जिद करके सनम के साथ ही उसके हॉस्पिटल बेड पे ही सो जाता है। वो काफ़ी देर तक सनम को परेशान करता रहता है लेकिन ज़्यादा नहीं करता, ये सोच के कि कहीं सनम को परेशानी ना हो। कुछ देर में वो सनम से चिपक के सो जाता है। सनम भी यों के असर से सो जाती है। सुबह जब सनम को नींद खुलती है तो आरव उससे बिल्कुल चिपक के सोया हुआ था। उसका एक हाथ सनम के पेट पे और एक पैर उसके पैरों पे था। सोते हुए वो बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। उसका ये रूप देख के सनम भी उस पे फिदा ही जाती है। वो आरव के बालों में हाथ फिराने लगती है जिससे आँख की नींद खुल जाती है, लेकिन वो सोते रहने का नाटक करता रहता है। सनम कभी उसकी आंखों को छूती, कभी उसके नाक को, कभी उसके लाल होठों पे अपनी उंगली फिनाती। बेचारे आरव की हालत खराब हो रही थी क्योंकि आज से पहले सनम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आज वो पहली बार खुद से उसके पास आ रही थी, उसे छू रही थी। आरव के रोंगटे खड़े हो रहे थे लेकिन बंदे का कंट्रोल एकदम अच्छा है। अभी तक चेहरे पे एक सेकंड तक नहीं आई थी। सनम थोड़ा ऊपर उठ के उसके माथे पे किस करती है और फिर जल्दी से सो जाती है कि कहीं वो उठ ना जाए। आरव तो पहले ही जगा हुआ था, वो उसकी आगे की हरकतें देखने के लिए सोने का नाटक करता ही रहता है। सनम थोड़ी आंख खोल के देखती है और आरव को सिया देख उसके दोनों गालों पे किस कर लेती है, लेकिन आरव अब भी नहीं जागता।
लास्ट में उसकी नज़र उसके लाल होठों पे चली जाती है। वो अपनी नोच से उसके होठों को टच करने लगती है। फिर होश आने पे कि वो क्या कर रही है, जल्दी से उससे दूर हो जाती है। आरव को उषा दूर जाना अच्छा नहीं लगता। वो आंखें खोलता है और एक झटके में उसके ऊपर आ जाता है। सनम की आंखें डर से चौड़ी हो जाती है। आरव की भुएं आपस में जुड़ी हुई थी और वो उसे थोड़ा गुस्से से घूर रहा था। सनम अपनी आंखें मटकाती हुई पूछती है, क्या हुआ? आरव वैसे ही उसे इशारों से जवाब देता है, क्यों तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? मेरे दिल में आग लगा कि तुम मुझसे ऐसे दूर नहीं जा सकती। जो कर रही थी वो काम पूरा करो। सनम हकलाते हुए पूछती है, कौन सा काम? में तो सो रही थी। अच्छा बाई, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं? आरव पूछता है। सनम अच्छे बच्चे की तरह नामे सिर हिला देती है। आरव स्माइल करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। आरव इतना बोल के उसके चेहरे पे झुकने लगता है। सनम की डर से आंखें बंद हो जाती है। आरव उसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगता है। सनम के रोंगटे खड़े हो रहे थे। आरव बारी बारी से उसकी दोनों आंखों को चूम लेता है और फिर उसके दोनों गालों पे अपने होठ सजा देता है और फिर उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है। सनम ने कस के चादर को पकड़ लिया था, लेकिन बेचारे आरव की फूटी किस्मत, वो कुछ कर पाता उससे पहले ही रूम का डोर नॉक होने लगता है। शायद बाहर से गाइस नोक कर रहे थे। पहले तो आरव इग्नोर कर देता है, लेकिन दूसरी बार नोक होने पे वो इग्नोर नहीं कर पाता और चिढ़ते हुए उठ जाता है। अपनी शर्ट पहन के डोर ओपन करता है। सामने ही डॉक्टर सनम के चेकअप के लिए खड़े थे। आरव उन्हें अंदर आने को इशारा करता है। डॉक्टर बेचारा हरते हुए अंदर आता है, क्योंकि आरव की शक्ल से ही पता चल रहा था कि उसे डॉक्टर की सफल कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। कुछ देर में डॉक्टर सनम को चेक करके बोलते हैं, सर मैडम अब बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बस 15 दिन तक इनके हाथ का ध्यान रखना है, इसे पानी एने चाय लगना चाहिए वरना इन्फेक्शन हो सकता है, और ड्रेसिंग कर भी ध्यान रखना है। टाइम ये खाना और प्रॉपर रेस्ट और दवाइयों के साथ वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आरव हाँ में सिर हिला देता है। डॉक्टर चला जाता है। आरव विराज को सनम के लिए कुछ कपड़े लाने को बोलता है और बाकी सबको आने से मना कर देता है, क्योंकि वो कुछ ही देर में घर ही जाने वाले थे। कुछ ही देर में विराज कपड़ों के साथ हाजिर हो जाता है। विराज डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करने चला जाता है और आरव सनम को चेंज करने में हेल्प करता है। कुछ ही देर में वो सब घर जाने के लिए कार में होते हैं। सनम के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो कुछ इस कदर था तारांकन, उस अननोन इंसान को कैसे पता चला कि हमारी लैब वहाँ है, और सबसे बड़ी बात यह कि एक बच्चा हमारे पास है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी कहीं वो कोई अंदर का पानी डिपार्टमेंट का इंसान तो नहीं है, पर अगर हाँ तो कौन है? सनम के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन जवाब उसके पास एक का भी नहीं था। आरव उसे सोच में गुम देख पूछता है, क्या हुआ? सनम ना में सिर हिला देती है। कुछ ही देर में वो सब घर पहुंच जाते हैं। सनम को आरव उसके रूम में ले जाता है। तब तक मिसेस खाना ने नाश्ता बना दिया था। सब लोग मिलके नाश्ता करते हैं। उनकी शिमला की ट्रिप तो वेस्ट ही जा रही थी, क्योंकि वी जब से यहाँ आए थे बहुत कुछ हो चुका था और वो कहीं भी घूमने नहीं जा पाए थे। मिहिर और रूही का भी मुंह लटका हुआ था। उन्हें क्या पता था कि यहाँ तो कुछ और ही झोल चल रहा है। ऊपर से कोई क्लू भी नहीं मिल रहा था कि ये सब कर कौन रहा है। इससे और दिमाग खराब हो रहा था। अचानक मिहिर का फ़ोन रिंग करता है। जानवी उसे कॉल कर रही थी। वो कॉल अटेंड करता है। कुछ देर बात करके मिहिर बोलता है, हम अभी आ रहे हैं, तुम वहीं रुको। रूही जी सनम के पास बैठी थी। मिहिर उसे बुलाने आता है। मिहिर उसे बताता है कि उस बच्चे को होश जा गया है, हमें जाना चाहिए। रूही जाने को रेडी हो जाती है। सनम भी जाने को बोलती है, लेकिन दोनों उसे रेस्ट करने का बोलते हैं। लेकिन सनम कहाँ कम है, वो दोनों की बातों को ऐसे इग्नोर करती है मानो कुछ सुना ही नहीं। वो रेडी होके बाहर आती है। तीनों घर से बाहर जाने लगते हैं कि सनम को देख के आरव की आंखें छोटी हो जाती है। आरव उसे डांटते हुए बोलता है, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला है ना, तो फिर तुम इन दोनों के साथ क्या कर रही हो? सनम उसे जवाब देती है, मेरे लिए मेरा काम सबसे पहले आता है और अभी मुझे जरूरी काम है, इसलिए नहीं जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। आरव उसे रोक लेता है और बोलता है, ये दोनों जा तो रहे हैं, फिर तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? आरव को सनम की फिक्र हो रही थी। सनम को भी उसका कंसर्न समझ आता है। वो उसे प्यार से बोलती है, फिक्र मत करो, मैं आओना ध्यान रखूंगी और जल्दी ही वापस भी आ जाऊंगी। बाकी तुम न्यूज़ देखते ही हो क्या हाल हो रहा है शिमला का। बच्चे गायब हो रहे हैं। इतने सारे बच्चों के माँ बाप हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, मुझे जाना होगा। भी आगे कुछ नहीं बोलते और उसे जाने देता है। आरव हालांकि फिक्र अभी भी हो रही थी उसे, लेकिन फर्ज पहले आता है और प्यार बार में वो तीनों लैब के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में वो तीनों लैब के अंदर होते हैं। जानवी उनको आके ज्वाइन करती है। जानवी उन्हें बताती है कि उस बच्चे की होश आ चुका है और वो बात करने के लायक हुई है, क्योंकि उसे अभी भी सब याद है। जानवी की बात से तीनों की आंखें चमक जाती है। चारों जल्दी से उस बच्चे के पास जाने लगते हैं। चारों आगे जाते हैं तो यो बच्चा आराम से बैठा खाना खा रहा था, मानो काफी दिन से उसने
कुछ खाया नहीं हो। वो एक 15 साल का बच्चा था जिसको काफ़ी अच्छी समझ थी। सनम रूही को इशारा करती है। रूही हाँ में सिर हिला के उसे बच्चे के पास चली जाती है। रूही प्यार से उसके सिर पे हाथ फिराते हुए पूछती है, बेटा आपका नाम क्या है? वो बच्चा बोलता है, अभी। रूही उससे आगे पूछती है, बेटा अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ हमें ताकि आपके मम्मी पापा को यहाँ बुला सके। और क्या तुम्हें ये याद है कि तुम उन किडनैपर्स तक कैसे पहुँचे? मेरा मतलब है तुम्हें कुछ पता है उनके बारे में? अभी सबको एक नज़र देखता है और बोला है, मेरे पापा नहीं है, मेरी सिर्फ मम्मी है। उस दिन मम्मा को सैलरी मिली थी इसलिए हम बाहर डिनर के लिए गए थे। हम एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में गए थे क्योंकि हमारे पास इतने ही पैसे थे। डिनर टाइम पे मुझसे गलती से मम्मा के कपड़ों पे जूस गिर गया था, इसलिए मम्मा वॉशरूम चली गई थी। मैं उनका वेट कर रहा था लेकिन वो नहीं आई। कुछ ही देर में एक आंटी मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि मेरी मम्मा को चोट लग गई है। मम्मा को चोट लग गई है, ये सुन के मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो झूठ भी तो हो सकता है। मैं चुपचाप उनके साथ चला गया। वो मुझे पार्किंग एरिया में ले गई। मम्मा तो वॉशरूम गई थी और वो मुझे पार्किंग एरिया में ले आई। ये याद आते ही मुझे अब शक हुआ और मैंने उनसे सवाल किया, लेकिन वो समझ गई कि मुझे उनका सच पता चल गया है, इसलिए मुस्कुराते हुए मुड़ी और कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही किसी ने मेरे मुंह पे रुमाल रख दूरा। उसमें कुछ दवाई थी जिससे मैं वही बहस हो गया। वापस जब होश आता तो मैं एक फैक्ट्री में था। वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे, कोई छोटा तो कोई बड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उनमें से कुछ बच्चों की हालत तो इतनी ख़राब थी कि वो कभी भी मर सकते थे। मैंने वहाँ कुछ बच्चों से बात करने को भी कोशिश करी लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो कुछ जवान ही नहीं देते थे, सिर्फ नहीं ही बोलता रहता था। इतना बोल के अभी चुप हो जाता है। रूही अधी को चुप देख के आगे पूछती है, आगे क्या हुआ? तुम कल हमें रोड पे मिले थे, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? सब कुछ बताओ बेटा ताकि हम बाकी के बच्चों को भी रिहा करवा सके। रूही की बात खत्म होती है। अभी किसी सोच में गुम हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर आप पहले मुझे ये बताइए मेरे पैर कब ठीक होंगे, क्योंकि अगर मेरी मम्मा ने मेरी ये हालत देखी तो वो परेशान हो जाएंगी। रूही अभी को जवाब देती है, बेटा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो भी बहुत जल्दी। अभी रूही के समझने ये जान जाता है और आगे कुछ नहीं कहता। CH-41 हैवान रूही अभी से बात करने की कोशिश करती है। अभी भी उसे जो भी पता था वो सब बता देता है। अभी रूही से उसके पैरों के बारे में पूछता है कि उसके पैर कब ठीक होंगे। कहीं प्यार से उसे जवाब देती है, बेटा जल्दी ही आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, पर आपको हमें सब कुछ बताना होगा। अगी हाँ में सिर हिला देता है। अभी कुछ याद करते हुए बोलता है, मेरी जान नींद खुली तो नहीं, एक फैक्ट्री में था, वहाँ मेरे जैसे और भी बच्चे थे। सबकी हालत बहुत ख़राब थी, जैसे काफ़ी दिन से उनको खाना ना मिला हो। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन कोई सुध में ही नहीं था। मैं 2 दिन तक वहीं पड़ा रहा। इस बीच ना कोई हमें खाना देने आता ना ही पानी। इस बीच कुछ बच्चे अपनी सारों खो चुके थे और उनकी डेड बॉडी के सड़ने की स्मेल भी आने लगी थी। धीरे धीरे मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी। मुझे मेरी मम्मा की बहुत याद आ रही थी। मुझे किसी भी तरह से उनके पास जाना चाहता था लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। 2 दिन बाद शाम को फैक्ट्री का डोर ओपन खुला। 2 आदमी अंदर आए। दोनों ने ही मारक पहना हुआ था, बस उनकी आंखें दिख रही थी। वो एक नज़र सबको देखते हैं। जो बच्चे अपनी जान खो चुके थे उन बच्चों की हेड बॉडी लेके चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वापस आते हैं और जो बच्चे जिंदा थे उन पे एक नज़र डालते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी उंगली उठा के 3 बच्चों की ओर उंगली पॉइंट करता है और उनमें से एक मैं भी था। हम तीनों बच्चों को जबरदस्ती पकड़ के बाहर ले जाता जाता है। हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। थोड़ी देर बाद जब हमारी आंखें खोली गई थी तब हम एक लैब में थे। उस लैब में बहुत सारे वाइट कपड़े पहने लोग थे जो साइंटिस्ट थे। वो सह कुछ ना कुछ कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे यहाँ स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे। वो दिखने में बहुत ही अजीब थे। इतने डरवाने थी कि वो दोनों बच्चे तो उनको देख के रोने ही लगे थे। हम लोगों के ब्लड सैंपल ले जाते हैं। काफ़ी देर वही लेटे रहने के बाद उस रूम में एक आदमी आता है। उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, कुछ वाइट कपड़े वाले तो कुछ गन वाले। वो शायद उस आदमी के बॉडीगार्ड्स थे। वो आदमी ऊपर से नीचे तक कपड़ों से ढका हुआ था, बस उसकी भूरी आंखें दिखाई दे रही थी जो बहुत डरवानी थी। वो आदमी हम तीनों के सामने आके खड़ा हो गया और हम घूरने लगा। कुछ देर बाद वो अपना मुंह खोलता है, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सबका यहाँ एक्स की लैब में स्वागत करता हूँ। आप सबको यहाँ एक खास मकसद से लाया गया है, जहाँ आप सब मेरा मकसद पूरा करने का जरिया बनोगे। अगर एक बार मेरा मकसद पूरा हो गया तो मैं इस नई दुनिया का सिकंदर बनूंगा। अगर तुम तीनों पे में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो तुम्हारे पास सभी जानवरों की बेहिसाब ताकत आ जाएगी। तुम जब चाहोगे तब किसी भी जानवर में खुद को बदल पाओगे। बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए। अगर तुम इंसान से जानवर बन गए तो तुम्हारे जरिए
मैं इस दुनिया पे राज करूंगा, मैं बनूंगा सिकंदर महान का न्यू वर्जन। उसके बाद वो इंसान अपने पास खड़े एक डॉक्टर को इशारा करता है। डॉक्टर आगे जाता है। पहले उन तीनों की बॉडी पे कुछ मशीनें लगाई जाती है और उनकी बॉडी की हर एक बीट को मेजर किया जाता है। उसके बाद एक डॉक्टर आके हमारी बॉडी में कुछ लिक्विड इंजेक्ट कर देता है। धीरे धीरे मेरी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होने लगा। ऐसा ही कुछ उन बच्चों के साथ भी हो रहा था। वो मुझसे काफ़ी छोटे थे और जो भी उनके साथ हो रहा था उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे मुझ पे भी असर हो रहा था। मेरी दर्द से चीख निकल रही थी। ऐसा ही कुछ उन बच्चों के साथ भी हो रहा था, लेकिन वहाँ खड़े उन लोगों पे हमारे दर्द का कोई असर नहीं हो रहा था काफ़ी देर तक। उस दर्द से लड़ते लड़ते उन बच्चों की आवाज़ आना बंद हो गया। मेरी भी दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। काफ़ी देर चीखने के बाद मैं भी बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो दोनों बच्चे मेरे साथ नहीं थे। शायद उनकी डेड बॉडी को किसी जानवर को दे दिया गया होगा, या ये कहे कि वो जानवर उन बच्चों को खा गए। मेरी भी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने आसपास की चीज़ ऑब्जर्व करनी शुरू की। मैंने मतास वॉल से बाहर देखा तो वो कल वाला ईसान उन डॉक्टर्स पे चिल्ला रहा था। वो डॉक्टर्स उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांग रहे थे। मुझे उनकी आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर देखने से ये पता चल रहा था कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो डॉक्टर्स हाथ जोड़ के उस आदमी से माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो टस से मस भी नहीं हुआ। लेकिन उस मास्क वाले इंसान ने उन दोनों ही डॉक्टर्स की कुछ देर के बाद छोड़ दिया। वो इंसान उठ के फिर मेरे कमरे में आता है और उसके साथ ही कुछ और डॉक्टर्स भी। वो आदमी आज बोलता है, इस बच्चे को और डोज दो, इस जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं करो, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए, समझे तुम लोग। ये डॉक्टर्स हमें सिर हिला देते हैं। वो आदमी आगे बोलता है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ मुझे रिजुक चाहिए। उतना बोल के वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। अभी अपनी बात ख़त्म करता है। सबको बच्चों की हालत के बारे में सुन के बहुत बुरा लग रहा था। सबका मन कर रहा था कि अभी के अभी उस हैवान को जाके मौत के घाट उतार दे, लेकिन अफसोस वो तो जानते ही नहीं थे कि वो हैवान है कौन। अभी की बात सुन के सबकी आंखें भर आती है। कुछ देर वहाँ शांत छा जाती है। कुछ देर के बाद सनम फिर से रूही को आगे पूछने के लिए इशारा करती है। रूही हमें सिर हिला के आगे पूछती है, बेटा फिर तुम रोड पे कैसे पहुंचे? मेरा मतलब है तुम इन सब से निकले कैसे? अभी आगे याद करते हुए बोलता है, मैं काफ़ी दिनों से लैब में ही कैद था। मुझ पे हर रोज एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाता था। मेरी बॉडी में हर रोज कुछ इंजेक्ट किया जाता था। मुझे हर रोज बेहिसाब दर्द से गुजरना होता था। मैं चीखता था, चिल्लाता था, लेकिन किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहाँ सब लोग ऐसे थे मानो सीने में दिल ही ना हो। धीरे धीरे मेरी वहाँ से निकलने की उम्मीद भी ख़त्म होने लगी थी। मुझे मेरी मम्मा की बहुत याद आती थी। उनके लिए बुरा लगता था, ना जाने वो किस हाल में होगी। उनके पास तो डैड भी नहीं थे। पहले वो चले गए, फिर मैं भी उनसे दूर हो गया। ये सोच के मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं हर रोज न्यू प्लानिंग करता था और एक रोज मुझे वो मौका मिल भी गया। उस दिन उस लैब में एक डॉक्टर की गलती की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। सब लोग जल्दी जल्दी लैब से बाहर जाने लगे। मुझे भी लेके जा रहे थे। वहाँ जो भी सिस्टम था वो सब कहीं और ट्रांसफ़र होने वाला था। मैं जब वहाँ से बाहर आया तब मुझे पता चला कि मेरे जैसे और भी बच्चे वहाँ थे। उन पे भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए थे। हम सब बच्चों को न्यू जगह पे के जाया जा रहा था। कुछ ही देर में हम लोग एक नई जगह पर थे। धीरे धीरे गाइस सभी बच्चों को निकाल के अंदर ले जा रहे थे, क्योंकि हम बच्चों में इतनी हिम्मत छोड़ी नहीं थी उन लोगों ने। एक्चुअली ये सब जब हो रहा था तो सारे गाइस का ध्यान बच्चों को निकालने पे था, और तभी मौका देख के मैं वहाँ से निकल गया। मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन अपनी मम्मा के लिए मुझे वहाँ से आना ही था, इसलिए मैंने हिम्मत बनाई और किसी तरह वहाँ से निकल गया। वो जगह जंगल में थी। मैं 2 दिन तक जंगल में ही था। कुछ फ्रूट्स मिल गए, उससे पेट भरा। रात को पेड़ पे छुप के बैठ जाता था क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। फिर 2 दिन बाद मुझे कुछ लोग लकड़ियाँ काटते मिले। वो शायद चोरी कर राज थे। मैं उनके ट्रक में छुप के ही मेन रोड पे आया था। वो खाना खाने को एक ढाबे पे रुके, मैं तभी बाहर निकल गया। मैं रोड पे ही था। बाकी तो आप जानती ही है कि हम कैसे मिले थे। अभी की बात जगराम होती है। ये तो सिर्फ एक कहानी है दोस्तों, लेकिन असल ज़िंदगी में भी ऐसे हैवान होते हैं। कोई हमें मारे पिटे या फिर हमसे कोई गलत काम करवाए, वो भी हैवान ही है। कोई हमारे साथ गलत करता है तो वो भी हैवान ही है। बच्चों की मासूमियत का फ़ायदा उठाने वाले इंसान की खाल में भेड़िए होते हैं। इसलिए अगर आप सबके साथ या आपके आसपास कोई किसी भी बच्चे के साथ गलत कर रहा है तो हमारा फ़र्ज गई कि हम उस गलत के लिए लड़े। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत है। अगर गलत का पता भी चल जाए तो ये पता नहीं होता कि कैसे उस सिचुएशन से डील करना है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। छोटे होते हैं, हम बाहर की दुनिया देखी नहीं होती है, तो डर लगना भी लाजमी है। इस लिए ही ये जिम्मेदार सबको लेनी चाहिए कि छोटे बच्चों को इन सब के बारे में बताया जाए, उन्हें समझाया जाए।
ये जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स की नहीं होती, हर उस इंसान की जिम्मेदारी होती है जो उस बच्चे से रिएक्टेड है, फिर वो हमारे बड़े भाई बहन हो, हमारे रिश्तेदार हो, कोई भी। सिर्फ पेरेंट्स और टीचर की जिम्मेदारी बोल के उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम गलत के खिलाफ खड़े हो, और चाहे किसी भी एज का इंसान हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो या कोई बच्चा हो, उसे गलत के खिलाफ लड़ने को इनकरेज करना चाहिए। CH42 चिमकांडी 1 सब लोग अभी की बात सुन के शोक में थे। कोई नहीं सोच सकता था कि वो बच्चे कितना दर्द सह रहे हैं, कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था। और जिसने भी सोचा वो अंदर तक हिल गया। कुछ देर सब लोग शांत रहते हैं। सनम अवी से पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ भी याद है, मतलब उस जगह का एड्रेस या फिर कुछ और? अवी सनम के सवाल पे ना में सिर हिला देता है। फिर सनम आगे पूछती है, अच्छा तो उस लैब में तुमने किसी को नाम से बुलाते सुना या कुछ क्लू? और वो मास्क मैन जो था उसके बारे में कुछ ऐसा जो हमारी हेल्प कर दे उस तक पहुंचने में? अवी था तो बेचारा बच्चा ही, लेकिन फिर भी कोशिश करता है याद करने की। कुछ देर बाद अवी एकदम से बोलता है, आंटी उस दिन जब आग लगी थी तो वहाँ जो गाइस थे उनमें से एक फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि रणवीर सर को मैटर हैंडल करने को बोलो, हमें पुलिस का लफड़ा बिल्कुल एनएचआई चाहिए। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो बॉस हम सबको जिंदा ही दफना देंगे। सनम आगे पूछती है, और कुछ बेटा जो तुम्हें वहाँ अजीब लगा हो? अभी कुछ देर याद करके बताता है, आंटी वी को मास्क मैन था, उसने अपने हाथों में बहुत सारी रिंगियां पहनी हुई थी और सब पे एक्स लिखा हुआ था। अधी की बात पे मिहिर, रूही और सनम तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्होंने इस आदमी का जिक्र बहुत बार सुना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो इस आदमी के बारे में और कुछ भी नहीं जानते। बाकी सब अब अभी से और कोई सवाल नहीं करते। ये केस तो उनके लिए मिस्ट्री बनता जा रहा था। पहले वो ब्लड डोनर, फिर ये रणवीर और अब ये मिस्टर एक्स। पहेलियां बहुत सारी, लेकिन जवाब एक के भी नहीं थे। एक सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं और वापस सीने सारे सवाल रास्ते में खड़े मिलते हैं हाथ हिलाते हुए। अभी को रेस्ट करने का बोल के भी चारों बाहर आ जाते हैं। चारों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। सनम का दिल और दिमाग दोनों ही बार बार मिनिस्टर की ओर इशारा कर रहा था। वो अपना शक सबकी जाहिर करती है। मिहिर उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है, लेकिन उस मिनिस्टर का तो खुद ही भांजा गायब हुआ है, तो वो इन सब में शामिल कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है वो अपने भांजे का यूज़ क्यों करेगा? उसकी किडनैपिंग की झूठी खबर क्यों देगा? बात तो यही सोचने वाली थी कि वो अपने भांजे को इन सब में शामिल थोड़ी करेगा। तभी जानवी बोलती है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसका भांजा किडनैप हुआ ही ना हो, उसने झूठी खबर दी हो किडनैपिंग की किसी रीजन से। जानवी की बात में पॉइंट तो था। सनम जानवी का सपोर्ट करते हुए बोलती है, जैसा कि अभी ने बताया कि लैब में आग लगने थे उन गाइस ने मामला पुलिस में दबाने के लिए रणवीर की मदद ली। ऊपर से वो मिनिस्टर भी तो जय, जाहिर सी बात है उसके पास पावर भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले को दबाने के लिए जन उसे पाइवर्स का यूज़ किया तो किसी को उस पे शक हो गया हो, और सबके शक की सुई कही और डाइवर्ट करने के लिए उसने अपने भांजे की किडनैपिंग की खबर दी हो, जिस दे सबका ध्यान उससे हट जाए और वो फिर से सबकी सिंपै भी ले सके और पुलिस के झमेले से भी बच जाए। सनम का पॉइंट सुन के सब जोर से बोलते हैं, जा ऐसा हो सकता है। सनम कार की विंडो से बाहर देखते हुए बोलती है, ऐसा ही हुआ है, हमें इस मिनिस्टर के खिलाफ प्रूफ चाहिए। एक बार ये अंदर तो फिर उस मिस्टर एक्स को XYZ नहीं बनाया तो वो भी क्या याद करेगा? सनम पूछती है, मिहिर मैंने तुम्हें उस पर नज़र रखने को बोला था, फिर क्या हुआ उसका? मिहिर जल्दी से बोलता है, मैंने मेरा काम कर दिया था उसी दिन, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन मुझे मिली नहीं कि उस मिनिस्टर ओ शक किया जाए। या तो वो इंसान बहुत ही अच्छा है या फिर हमारा पोपट बनाने में एक्सपर्ट। जानवी रास्ते में ही अपने घर के पास निकल चुकी थी और बाकी सब घर वापस जा चुके थे। घर में घुसते ही सनम को आरव का लाल चेहरा दिखाई देता है। रूही और मिहिर उसे ऑल द बेस्ट बोल के निकल लेते हैं। वैसे उसी में उनकी भलाई थी। दोनों अपने अपने रूम की ओर जा रहे थे। मिहिर तो चला गया, लेकिन रूही के रूम में जाते ही किसी ने उसे गुस्से से दीवार से सटा दिया और खुद यश सामने खड़ा हो गया। रूही गुस्से से बोलती है, ये क्या करवट है मिस्टर खन्ना, आप अपनी तमीज और तहजीब भूल चुके हैं क्या? विराज उतनी ही शिद्दत से रूही को घूरता है और उसकी कमर में हाथ डाल के उसे खुद से चिपकते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे उस सो कॉल्ड दोस्त की जगह मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए? सारी जिंदगी तुम्हें रहना मेरे साथ है, लेकिन दिन भर तुम रहती उस चिमकाड़ी के साथ हो। विराज की बातों से उसकी जलन साफ दिखाई दे रही थी। रूही को उसकी हालत पे बहुत मजार भी आ रहा था। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलती है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ नाचूं गाऊं खाऊं पीऊं, तुम्हें क्यों जैन हो रही है उससे? विराज रूही की बातों से चीड़ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर थोड़ी ही देर में खुद को नॉर्मल करके बोलता है, मुझे उससे कोई जलन नहीं हो रही है, समझी तुम?
और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद तुम उसके आसपास भी दिखाई दी तुम्हारी उठने की हालत भी नहीं छोड़ूंगा। विराज इतना बोल के रूही को वहीं छोड़ के चला जाता है। रूही बेचारी शोक से वहीं खड़ी रह जाती है। CH-43 दी एंड। सनम और रूही मिहिर घर वापस आते हैं। आरव सनम को पूरे जा रहा था, मानो उसने कोई क्राइम कर दिया हो। और जब उसे काल पानी की सजा सुनाई जाएगी, सनम जबरदस्ती मुस्कुराती हुई उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। आरव उसे अभी भी छोटी आंखें करके घूर रहा था, इसलिए क्योंकि उन्हें सुबह से दोपहर हो गई थी और उन तीनों ने नहाटा भी नहीं किया था। ऊपर से सनम की तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसे डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला था और वो बिना कुछ खाए पिए ही काम कर रही थी। आरव उसके सामने से निकल जाता है और किचन में जाके उसके लिए खाना लेके आता है। वो बिना कुछ बोले ही प्लेट उसके सामने कर देता है। सनम भी अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप खाना खाने लगती है। कुछ देर में खाना फिनिश हो जाता है और आरव उसके सामने दवाई कर देता है। सनम बिना कुछ बोले ही मुंह बनाते हुए दवाई खा लेती है। आरव उसके बाद बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगता है कि सनम उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और मासूम सी शकल बना के बोलती है, नाराज हो। आरव अपना हाथ छुड़ा लेता है और हल्का गुस्से से बोलता है, तुम्हें कब से फर्क पड़ने लग गया मेरे कुछ कहने या ना कहने से? तुम्हें हमरा करनी तो अपने दिल की होती है। शादी के बाद छोड़ के चली गई, वापस मिली तो मेरे साथ नहीं रहना था तुम्हें, वापस आ गए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। कल तुम्हें हॉस्पिटल में देख के मेरी क्या हालत हो रही थी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हें मैं दिखाई देता हूँ ना मेरा प्यार। आरव अपनी बात खत्म करता है। आरव की कड़वी बातें सुन के सनम की आंखें भर आती है। क्या गलती थी उसकी इन सब में? उसने तो बस हर बार खुद से पहले अपने देश के बारे में सोचे, अपने प्यार को भुला के देश के लिए प्यार को जिंदा रखा। बस इतनी ही तो गलती थी उसकी की उसने अपने फर्ज को चुना, अपने प्यार से पहले, अपनी फैमिली से पहले। सनम की आंखें बहने लगी थी लेकिन आरव ने ये नहीं देखा, वो जा चुका था। सनम भी उठ के अपने रूम में चली जाती है। अगर किसी ने उसे ऐसे रोते देख लिया तो बेवजह प्रॉब्लम हो जाएगी। वो रूम में आके डोर लॉक कर लेती है और बेड से टिक के रोने लगती है। वो काफ़ी देर तक रोती रहती है और वही बैठे बैठे उसकी नींद लग जाती है। कुछ देर बाद उसके रूम का डोर नॉक होता है। सनम उठ के डोर ओपन करती है तो सामने मिसेस खन्ना खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए पूछती है, बेटा आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आप अभी तक सो रहे हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? सनम ना में सिर हिला के बोलती है, माँ वो मुझे नींद आ गई थी, बस इसलिए। सनम का चेहरा उतरा हुआ था। मिसेस खन्ना भी ये बात समझ जाती है। वो सनम को लेके बेड पे बैठ जाती है और पूछती है, तो अब मेरी बेटी मुझसे बातें भी छुपने लगी? सनम ना में सिर हिला देती है। मिसेस खन्ना आगे पूछती है, तो फिर ये आंसू क्यों? सनम की आंखें एक बार फिर भर आती है। वो मिसेस खन्ना के गले लग जाती है। मिसेस खन्ना उसका सिर सहलाती रहती है। थोड़ी देर में वो शांत हो जाती है। मिसेस खन्ना उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोलती है, आरव ने कुछ कहा है? बता मुझे, तभी तो मैं उसकी पिटाई कर पाऊंगी। सनम की नज़रें उनकी बात सुन के झुक जाती है। मिसेस खन्ना उसके आंसू पोंछ हुए बोलती है, मैं मेरे बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है, तो उसकी बातों का बुरा मत मान, उल्टा उसको दो चार सुना दिया कर एक से। पर सच तो यह है बेटा को वो तुमसे बहुत प्यार करता है और रूम खोने से डरता है। सनम बच्चों सा मुंह बना के बोलती है, माँ मैं समझती हूँ लेकिन अब तो उसने मुझे सुना भी दिया तो अब क्यों मुंह फूला के बैठा है, अब तो मान जाए। सनम की बात सुन के मिसेस खन्ना भी सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो चहकते हुए बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है। दोनों सासू बहू प्लान डिस्कस करते हैं और दोनों कुछ देर बात करने के बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। कुछ ही देर में सनम और आरव साथ में होते हैं। अपनी सास की हेल्प से सनम ने उनके बेटे को मना लिया और उसे ये भी बता दिया कि वो भी उससे प्यार करती है और साथ ही कुछ और भी है जो उसे बताना है। उसके किए सरप्राइज है। दिन गुजर रहे थे। सनम और उसकी टीम अभी की हेल्प से केस में काफ़ी आगे बढ़ गई थी। उन्होंने मिनिस्टर के खिलाफ भी सबूत इकट्ठा कर लिए थे और अब मिनिस्टर जेल के अंदर था। साथ ही उसने ये भी कबूल कर लिया था कि उसी भांजे की किडनैपिंग की खबर झूठी थी, उसने खुद को बचाने के लिए ये झूठ खबर दी थी। रणवीर की हेल्प से बाकी के बच्चों को बचाने का मिशन शुरू किया गया को सक्सेसफुल रहा। सभी बच्चों को बचा लिया गया और रणवीर ने ही पुलिस को मिस्टर एक्स के बारे में भी बताए, जो कि और कोई नहीं सनम के डैड मिस्टर कपूर हाई थे। उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया। उनके सारे काल धंधे बंद कर दिए गए। सनम ने अपने बेटी होने के रिश्ते से पहले एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा किया और खुद अपने डैड को अरेस्ट किया, लेकिन बदकिस्मत से जिस दिन उनको कोर्ट में पेश किया जाना था उसी दिन उन्होंने पुलिस की गन छीन के खुद को शूट कर लिया। मिसेस खन्ना ने अपने एक्सपेरिमेंट का सच सबको बताया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट आरव पे ही किया था। आरव ही वो ब्लड डोनर था। रणवीर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी। इस मिशन के बाद सनम ने ये जॉब छोड़ दी और आरव के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया।
उसने आरव को उनके बच्चों के बारे में भी बताया। पहले तो आरव उससे बहुत नाराज हुआ, लेकिन बाद में वो भी मान गया। रूही और विराज ने शादी कर ली। मिहिर और जाह्नवी की भी शादी हो गई। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे और खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। सनम और आरव अपने बेटे और बेटी के साथ खुश थे। रूही और विराज को भी भगवान ने एक प्यारा सा बेटा दिया और मिहिर को प्रिंसेस मिली।